नमस्कार दोस्तों, काफ़ी दिन हो गए, बीच में मैं छुट्टी पे था, इसीलिए आगे का वीडियो नहीं जा पाया। फिर से हम लोग स्टार्ट करेंगे। बिहार एसएससी सीजीएल चौथा का सेट नंबर 2 हम लोग कर चुके थे। आगे हम लोग कंटिन्यू करेंगे सेट नंबर 3 का पार्ट ए, जिसमें कि 50 क्वेश्चन रहेगा। ठीक है। इस सेशन को स्टार्ट करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि इस चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को लाइक भी करें और अपने दोस्तों को शेयर करें ताकि अधिक से अधिक लोगों तक ये सेशन पहुंच सके। ठीक है, तो लेट्स कंटिन्यू। ठीक है, तो हम लोग पहला क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं सेट नंबर तीसरा का। ठीक है, तो ये पहला क्वेश्चन हम लोग स्टार्ट करेंगे। ब्लू कलर है ही, थिकनेस थोड़ा कम कर लें। कहता है पहला क्वेश्चन, एक निश्चित कूट भाषा में पायरेट PI RAT। पायरेट को लिखा जाता है ATEPIR। तो सीक्रेट को क्या लिखा जाएगा? आप अगर देखेंगे यहाँ ये 3 जो है लास्ट में ये 3 कर दिया गया सेम फॉर्मेट में, PIR PIR। उसी तरह ATE को जो लास्ट में था उसको हम पहले कर दिया गया, ये यहाँ किया गया, ये यहाँ किया गया। उसी तरह अगर हम सेक्रेट को लिखें SECRET, तो ये लास्ट का 3 हम शुरू में लिखेंगे। ठीक है, RET और SEC को हम बाद में लिखेंगे। तो RETSEC जहाँ रहेगा वही हमारा आंसर है। तो ये है ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, तो इसका आंसर है बी। क्वेश्चन नंबर दूसरा कहता है कि एक आदमी पूर्व की दिशा में 4 किलोमीटर चलता है। तो जैसा कि आपको पता है, हम लोग इसको बनाने के पहले दिशा निर्धारित करते हैं। तो ये वाला रहता है जिसमें कि हम लोग प्लस का साइन देते हैं, जो कि ऊपर रहता है ये नॉर्थ होता है, ये साउथ होगा, ये वेस्ट होगा और ये ईस्ट होगा। इस अनुसार से हमारा ये काम करता है। तो पहला क्वेश्चन कहता पहला लाइन कहता है कि 4 किलोमीटर जो है ये पूर्व की दिशा में चलता है। तो पूर्व हमारा ये हुआ, तो हम अगर यहाँ से स्टार्ट करें यहाँ से, तो 4 किलोमीटर पूर्व जाने के लिए इस दिशा में जाएगा, तो 4 किलोमीटर ये हो गया। कहता है फिर दाएँ मुड़ता है। अगर हम दाएँ मुड़ते हैं, अगर इस दिशा में जा रहे हैं तो दायाँ हमारा नीचे होगा, बायाँ ऊपर होगा। तो दायाँ अगर हम नीचे गए, कहता है 4 दायाँ मुड़ता है और 6 किलोमीटर जाएगा। 6 किलोमीटर ये दायाँ गया। ठीक है, और एक बार फिर वो दायाँ मुड़ेगा। दायाँ मुड़ेगा, अगर इस दिशा में नीचे जा रहा है तो दायाँ इस बार इसका इसी दिशा में होगा, जो कि वेस्ट दिशा में जाएगा। और कहता है कितना चलता है, तो 4 किलोमीटर चलता है। तो इसके सामने 4 किलोमीटर चलेगा, यहाँ आएगा 4 किलोमीटर। ठीक है, अब कहता है वह फिर दायाँ मुड़ जाता है। अगर हम इस दिशा में दायाँ मुड़ेंगे तो फिर उसी दिशा में अगर दायाँ मुड़ के चला है, कितना चला है, दायाँ मुड़ के 6 किलोमीटर फिर चल जाता है। तो जिस स्थान से स्टार्ट किया वो वहीं पहुंच जाएगा, क्योंकि ये भी 6 किलोमीटर है। ठीक है, अब कह रहा है दायाँ मुड़ने के बाद फिर वो जो है बायाँ मुड़ता है, 3 किलोमीटर चलता है। अगर इस ऊपर की दिशा में नॉर्थ की दिशा में जा रहे हैं, बायाँ मुड़ेंगे तो वो वेस्ट की दिशा में जाएगा। और अगर 3 किलोमीटर चलता है तो यहाँ 3 किलोमीटर हो गया।
अब कहता है कि वह फिर दक्षिण की दिशा में 8 किलोमीटर चलता है। तो साउथ जो है नीचे आता है, तो दक्षिण की दिशा में 8 किलोमीटर चलता है। तो ये 6 किलोमीटर तो ऑलरेडी यहाँ तक आ गया, ठीक है। यहाँ से यहाँ तक फिर 3 किलोमीटर हो गया, यहाँ से यहाँ तक ये 6 किलोमीटर हुआ और 8 किलोमीटर चलता है तो ये 2 किलोमीटर हुआ, यहाँ पहुँच गया। अब कहता है फिर वह बायाँ मुड़ता है और 3 किलोमीटर चलता है। यहाँ अगर आप देखेंगे बायाँ मुड़ता है और 3 किलोमीटर चलता है। नीचे जा रहा है तो बायाँ किस दिशा में होगा? बायाँ आपका ईस्ट की दिशा में होगा, यानी पूर्व की दिशा में होगा। बायाँ मुड़ के वो 3 किलोमीटर चलता है, यानी यहाँ से यहाँ तक 3 किलोमीटर इसके सामने आ जाएगा, 3 किलोमीटर यहाँ होगा। तो कह रहा है, क्वेश्चन पूछता है 3 किलोमीटर चलता है, अंत में वह दायाँ मुड़ जाता है। अगर दायाँ मुड़ेगा तो आप देख सकते हैं दायाँ फिर जो है साउथ की दिशा में जाएगा। साउथ की दिशा में दायाँ मुड़ के 1 किलोमीटर चलता है। 1 किलोमीटर ये हो गया, यहाँ पहुँच गया। अब कह रहा है अब शुरुआती बिंदु हमने यहाँ से स्टार्ट करी थी। तो ये हो गया, मान लिया इसे ए मान लेते हैं और लास्ट को अगर बी मान लेते हैं, तो ए और बी के बीच की दूरी कितनी हो गई? ये हमारा 6 किलोमीटर ये हो गया, 2 किलोमीटर हमारा ये हो गया, 8 किलोमीटर अब प्लस 1 किलोमीटर, यानी 6 प्लस 2 प्लस 1 बराबर 9 किलोमीटर हो गया। आंसर हमारा 9 किलोमीटर हो जाएगा, ठीक है, 9 किलोमीटर हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3 कहता है विकल्प में असंगत युग्म को जो कि संख्या या कुछ भी हो, उसे हम उस विकल्प को चयन करेंगे। अगर आप देखें असंगत कौन-कौन सा है, ऑप्शन है डॉक्टर, प्रोफेशन, ऑडिटर, इंजीनियर। ये डॉक्टर, इंजीनियर, ऑडिटर सब एक प्रकार का प्रोफेशन है, सब एक प्रकार का पेशा है। तो पेशा सब का पार्ट है, जबकि डॉक्टर, इंजीनियर और ऑडिटर सब अलग प्रकार का प्रोफेशन ही है। तो ये प्रोफेशन इसका आंसर होगा, ठीक है। अगर ये टीचर होता तो वो भी एक प्रोफेशन होता, लेकिन सब एक प्रकार का प्रोफेशन। मान लिया ये डॉक्टर है, कोई इंजीनियर है, कोई ऑडिटर है, तो ये सब एक प्रकार का प्रोफेशन हो गया, ठीक है। ठीक है, तो इसका आंसर है प्रोफेशन, आंसर बी हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 कहता है कि आप इसे ठीक से देखेंगे, कह रहा है समीकरण में जो है पी, एस और पी का संबंध बताना है। एस हमारा पी लास्ट में है, दोनों जो है लास्ट में। इसका अगर हम ठीक से देखें पी और 5 क्यू, 5 अगर जहाँ रहता है उसका रिलेशन क्या होता है? तो एम, अगर पी और 5 और एम है, क्यू है, इसका मतलब है अगर एम और एन का रिलेशन देखें तो एम एन 5 क्या है? एम जो है एन की माँ है, तो उसी तरह से पी जो है क्यू की माँ हो जाएगी। पी जो है क्यू की माँ हो जाएगी। अगर हम, क्योंकि हाँ माँ है तो ये एक महिला है, महिला को अगर हम माइनस से दर्शाएँ, पुरुष को प्लस से दर्शाएँगे, तो क्यू की माँ पी होगी। अगर एक जनरेशन ऊपर जा रहा है तो हम ऊपर लिखेंगे, एक जनरेशन नीचे जाएगा नीचे लिखेंगे, बराबर का जनरेशन रहेगा तो हम बराबर लिखेंगे। तो क्यू की माँ पी हो गई। क्यू 4 आर है, 4 में हम क्या देखते हैं, क्यू जो है एम का पिता है, एम जो है एन का पिता है, इसका मतलब क्यू जो है आर का पिता हो जाएगा। क्यू जो है आर का पिता है, तो आर पिता है यानी प्लस हो जाएगा क्योंकि ये पुरुष है। अब कहता है आर 8 एस, 8 का रिलेशन है, अगर 8 का रिलेशन है तो माँ बेटी का रिलेशन होगा, यानी आर जो है एस की, सॉरी हाँ, आर जो है एस की बेटी है। आर अगर एस की बेटी है तो एस की बेटी ये हो गई, यानी एस नेगेटिव हो जाएगा, ठीक है। हाँ, आर जो है एस की बेटी हो जाएगी। ये है, अगर आप हम इन तीनों का रिलेशन देखेंगे पी क्यू आर एस, पी क्यू आर एस सारा आ गया, तो ये बेटी हो गई तो नेगेटिव हो जाएगा। अब कह रहा है एस और पी का रिलेशन, आप अगर देखेंगे एस, पी जो है क्यू की माँ है
और क्यू की पत्नी एस है, तो यानी पति की माँ कौन कहलाती है? पुत्रवधू कहलाएगी, ठीक है? यानी एस जो है पी की पुत्रवधू यानी क्या होता है? पुतोहू होगी, पतोहू होगी, ठीक है? क्वेश्चन अगर आगे हम देखते हैं, इसको मिटा लें थोड़ा-सा ताकि जगह हो जाए। ठीक है? क्वेश्चन है कि 797, 698 सबको अगर हम लिख लें पहले 797, 698, 574, 425, 251 इसके नेक्स्ट में क्या होगा? यहाँ क्या होगा? ठीक है? इन दोनों के बीच का डिफरेंस अगर हम देखेंगे तो कितना आता है? आप अगर इन दोनों का डिफरेंस निकालेंगे तो आएगा 99, ठीक है? यहाँ से हम 99 को घटाएँगे तो इतना आएगा और इन दोनों में से कितना घटाएँगे तो कितना आएगा? इन दोनों को अगर घटाएँगे तो 124 अगर घटाते हैं तो आता है 574, 574 में से 425 घटाएँगे तो कितना बचेगा? 149 बचेगा, सॉरी, ठीक है? अगर 425 में से 251 घटाते हैं तो कितना बचेगा? 174 बचेगा, ठीक है? क्योंकि एक बार हम डिफरेंस निकालते हैं तो सब अलग-अलग आ रहा है, तो हम क्या करेंगे दोबारा इसमें डिफरेंस निकालने की कोशिश करेंगे तो कितना का डिफरेंस बचेगा? 99 में से कितना जोड़ेंगे जो कि 124 आएगा? तो 25 जोड़ना पड़ेगा, ठीक है? यहाँ से अगर हम 25 जोड़ते हैं तो 149 आता है, यहाँ भी 25 का जोड़ना पड़ेगा। यहाँ अगर 25 जोड़ते हैं तो 174 आता है, फिर से हमें यहाँ एक 25 जोड़ना पड़ेगा, 25 जोड़ेंगे तो कितना आएगा? 199 आएगा। 199 अगर हम 199 इससे घटाते हैं तो वो हमारा आंसर होगा। 199 अगर घटाते हैं तो इसका आंसर आता है 52। तो 52 किसमें ऑप्शन ऑप्शन कौन-सा है? ऑप्शन नंबर डी है। 52 किस ऑप्शन में है? डी में ऑप्शन है। तो इस पर सवाल का आंसर हमारा 52 हो जाएगा, ठीक है? इस सवाल का आंसर हमारा 52 हो जाएगा और यही इस सवाल का आंसर है, ठीक है? ये थोड़ा लंबा सवाल है, अगर आप इसको ठीक से पढ़ेंगे तो एक संख्या दिया गया, उसको कूटीबद्ध किया गया, ठीक है? जैसे कि 6 को एफ लिखते हैं, अल्फ़ा एट द रेट को जी लिखते हैं, 8 को एच लिखते हैं, उसी प्रकार से सब चीज़ को कूटीबद्ध किया गया, कूट किया गया उसको, यानी कोड दिया गया उसका। तो अलग-अलग ऑप्शन दिया गया है कि अगर हम हमारा क्वेश्चन जिस प्रकार का रहेगा उसको किस आधार पे हम करेंगे। यदि अगर इसमें देखेंगे पहला घटक अगर जो है एक प्रतीक रहा, प्रतीक आप समझते हैं जिसमें कि अल्फ़ा हो गया, डॉलर हो गया, एंड हो गया, परसेंटेज हो गया, हैश हो गया, प्लस हो गया। अगर पहला रहा तो और अंतिम घटक एक कोई संख्या हो गया तो इनको आपस में बदल दिया जाता है। पहले और अंतिम घटक के कूटों को परस्पर बदल दिया जाता है। लेकिन यदि अगर पहला घटक विषम नंबर और अंतिम घटक सम संख्या है तो इसको दोनों को इस इससे जो है इसमें बदल दिया जाता है, सी को घेर दिया जाता है, ठीक है? तो इसको अगर हम क्वेश्चन को देखें तीसरा में अगर दूसरा और तीसरा दोनों घटक पूर्ण वर्ग है, तो तीसरे घटक को दूसरे घटक के रूप में कूटीबद्ध कर दिया जाता है। तो अगर हम क्वेश्चन को देखें तो 5, 3 प्लस 4 तो 5 हमारा क्या है? एक विषम संख्या है और अंतिम संख्या 4 है जो कि एक सम संख्या है। तो दोनों को जो है हम किसमें बदल देंगे? ये सी को लिख के घेर देंगे, ठीक है? तो सी को लिख के जो घेरा गया है, वही आंसर हो जाएगा। इसमें एक ही ऑप्शन है जो कि सी को लिख के घेर दिया गया है। बाकी अगर हम देखें तो 3 का कूट का क्या है? 3 का कूट हमारा देखिएगा तो सी है। 3 का कूट अगर सी है तो बीच में सी है और
प्लस का कूट को क्या किया गया, प्लस को कूटीबद्ध किया गया किसमें, तो आर में किया गया है, यानी प्लस को आर में कर देंगे, यानी सी को घेर के दो अंतिम और पहला और बीच में सी आर लिख देंगे और यही सवाल का आंसर है। ठीक है। क्वेश्चन कहता है कि इनमें से कितने त्रिभुज हैं, त्रिभुज की गणना करना है इसमें। अगर आप देखेंगे इसमें, इस त्रिभुज में, इसको अगर देखेंगे, अगर आपको एक तरीका बताते हैं कि जिसमें अगर ऐसा रहा, एक त्रिभुज दिया गया और किसी भी एक कोण में से एक लाइन सामने वाली भुजा पर खींच दी गई है, तो इसमें 3 त्रिभुज होता है। कैसे-कैसे होता है? एक तो ये हो गया, दूसरा ये हो गया, तीसरा ये हो जाता है। तो 3 त्रिभुज होता है। तो इसमें हमारा कितना त्रिभुज है? 3 त्रिभुज है। ठीक है। उसी प्रकार अगर हम देखें तो ये 3 हो गया, एक त्रिभुज ये हो जाएगा बड़ा-सा, 4 हो जाएगा। इसमें भी फिर इसमें अगर देखेंगे ये बड़ा वाला त्रिभुज, 1 मिनट हमको मिटाने दीजिए आपको, फिर समझाते हैं। ठीक है। तो इसको अगर आप देखिएगा, इसमें आप ये 3 लाइन आपको मिल रहा होगा, ये 3 त्रिभुज हो गया और इसमें अगर आप देखेंगे, इस बड़े वाले त्रिभुज में, इसमें भी वही हो रहा है। इसमें भी 3 त्रिभुज हो गया, ये भी 3 त्रिभुज हो गया, तो 6 त्रिभुज तो हो गया। इसके अलावा क्या है, अगर आप देखेंगे तो एक त्रिभुज ये हो जाएगा बड़ा-सा, 4 हो गया, एक ये हो जाएगा, 5 हो जाएगा, एक ये हो जाएगा, 6 हो जाएगा। ठीक है। और कौन-सा होगा? ठीक है। तो आप अगर देखेंगे तो एक बड़ा वाला 5 हो जाएगा, एक जो है ये छोटा वाला, 1 मिनट हमको मिटाने दीजिए, बहुत खिच-पिच हो जा रहा है। ठीक है। तो इसमें जो है 3 यहाँ हो गया, 3 ही बड़े वाले में हो गया, 6 हो जाएगा और अगर आप देखें इसमें तो ये एक 4 हो जाएगा, 5 हो जाएगा, 6 हो जाएगा। ठीक है। और कौन-सा होगा? आप अगर देखेंगे तो एक त्रिभुज आपका यहाँ से निकल रहा होगा। हुँ। एक ये हो गया, एक ये हो जाएगा, एक ये हो जाएगा, एक ये हो जाएगा। सब मिला के इसमें 9 त्रिभुज बनता है। ठीक है? 9 त्रिभुज बनता है। 6 तो आ ही गया था आपका। 1 मिनट। 6 हमने बना लिया था। सॉरी, 3 तो हमारा ये हो गया और 3 हमारा इस बड़े में 6 हो गया। एक 7, 8 और एक ये बड़ा 9। तो आंसर हो गया हमारा 9। इस क्वेश्चन को देखें, क्वेश्चन नंबर 8। इसमें कहता है रिफ्लेक्शन, दर्पण प्रतिबिंब का क्या बात करता है। तो दर्पण प्रतिबिंब को अगर देखेंगे तो इसमें बनेगा, अगर आप देखेंगे तो इसका अपोजिट हो जाता है। अगर ये लाइन है, ये तीर अगर इस साइड है तो तीर हमारा इस साइड हो जाएगा। तीर हमारा इस साइड केवल एक ही ऑप्शन में है। ठीक है। तो क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा आपका डी। इस साइड, इस दिशा में तीर एक ही है।
बाकी उल्टा उल्टा दे रखा है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9 को देखेंगे। इसमें क्या किया गया है, अगर इसको आप ध्यान से देखेंगे, लास्ट वाले नंबर को जो है पहले कर दिया गया, क्योंकि देखिए एल यहाँ था, एल को उठा करके पी के बगल में कर दिया गया। उसी प्रकार सी को उठा करके यहाँ पहले कर दिया गया। उसी प्रकार को अगर हम एन को उठाएंगे और पहले कर देंगे, बाकी चीज़ सेम रखेंगे, तो एन हो जाएगा, सी हो जाएगा, आई हो जाएगा, एल होगा, पी, ई, बस इतने ही हो गए। एन सी आई पी एल, एल पी आई, एन सी आई पी, एन सी आई एल पी ई। आंसर ए हो जाएगा 9 का, और यही सवाल का आंसर है। क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 कहता है कि इसमें मिसिंग नंबर को ढूंढना है, यानी प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर क्या होगा। तो ऑप्शन है 216, 235, 255, 298। इन सबको अगर देखिएगा आप, लिखा हुआ है 361। सबको पहले हम लिखते हैं 306। यहाँ प्रश्नवाचक नंबर संख्या है, उस चिन्ह है, उसके बाद है 208 और 165 और 126। इन सब का, इन दोनों का डिफरेंस निकालेंगे तो पहला डिफरेंस आएगा 55। इन दोनों के बारे में तो हमको डिफरेंस नहीं पता है, यहाँ भी डिफरेंस नहीं पता है। इसका डिफरेंस क्या है? इसका डिफरेंस अगर आप देखिएगा 208 और 165 का, तो आ जाएगा 43, 43। और यहाँ देखिएगा डिफरेंस तो आ जाएगा आपका 39। अब हम देखने की कोशिश करेंगे इन दोनों के बीच का कितना डिफरेंस है। 4, 4 का माइनस किया गया। उसी प्रकार अगर हम देखें, इससे अगर 4 घटाएं यहाँ, तो कितना आएगा? 51 आएगा। अगर 51 हम घटाते हैं तो कितना आएगा? 51 घटाते हैं तो 255 आएगा। यहाँ आ जाएगा 255। अगर हम इसको चेक कर लेते हैं, 255 से अगर 208 का डिफरेंस निकालेंगे तो कितना आएगा? 47 आएगा। ठीक है, 47 आएगा। और फिर देखते हैं 51 और 47 के बीच का कितना डिफरेंस है। 51 और 47 के बीच में तो 4 का डिफरेंस है। ठीक है, कितना का डिफरेंस है? -4 का डिफरेंस। यानी हमारा सीक्वेंस बन गया है। इन दोनों के बीच में अगर हम 47 का डिफरेंस है, तो 47 में से अगर इन दोनों का डिफरेंस निकालेंगे, सॉरी 51 और 47 का, तो -4 आएगा। यहाँ भी -4 आ रहा है, यहाँ भी देखेंगे तो -4 ही आएगा। इसका मतलब 255 हमारा सही आंसर है, और यही सवाल का आंसर है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 11 कहता है एक प्रभावी, ठीक है, क्वेश्चन कहता है एक प्रभावी कॉरियोलिस बल, यानी कॉरियोलिस फोर्स जो होता है, किस कारण होता है? कॉरियोलिस फोर्स का कारण क्या है? तो ऑप्शन है सौर प्रणाली, पृथ्वी का घूर्णन, पृथ्वी का आंतरिक भाग, या कोलोरेडो कोलोरेडो और खाड़ी धारा। तो इसका आंसर है पृथ्वी का घूर्णन। इसको हम थोड़ा डिस्क्राइब करने की कोशिश करेंगे। तो कहता है कि कॉरियोलिस फोर्स एक कैसा बल है? एक आभासी बल है। आभासी बल है, ठीक है। कॉरियोलिस फोर्स एक आभासी बल है जो पृथ्वी के घूर्णन के कारण उत्पन्न होता है। कॉरियोलिस फोर्स जो होता है, दाब प्रवणता के समकोण कार्य कर जाता है। ठीक है, दाब प्रवणता के समकोण कार्य करता है। पृथ्वी के विभिन्न अक्षांश में परिधि का आकार तथा केंद्र से दूरी के कारण पृथ्वी के घूर्णन गति भिन्न भिन्न होती है। किस कारण भिन्न भिन्न होती है? पृथ्वी विभिन्न अक्षांश में परिधि का आकार अलग अलग होता है, और केंद्र से दूरी भी उसका अलग अलग होगा। मान लिया जाए अगर पृथ्वी ये है, पृथ्वी तो हमारी चिपटा है, इस प्रकार का है। मान लिया पृथ्वी का, तो यहाँ डिफरेंस ज़्यादा रहेगा, यहाँ डिफरेंस कम रहेगा। तो आकार के कारण इसका डिफरेंस जो है अलग अलग होता है, और इसलिए इसके बीच जो है घूर्णन का जो है अंतर भी रहता है। ठीक है, इस कारण जो है गति भी इसका अलग होता है, इसका स्पीड भी अलग अलग होता है, और इस कारण से इसमें जो है आपका कोरियोलिस फोर्स तैयार होता है।
इसी भिन्नता के कारण गतिमान वस्तु जो होता है एक अक्षांश से दूसरे अक्षांश की ओर गतिमान होती है और उस प्रकार कोरियोलिस फोर्स कार्य करने लगता है। ठीक है, कोरियोलिस फोर्स के कारण जो है उत्तरी गोलार्ध में वायु की गति की दिशा जो है दाईं ओर होती है। उत्तरी गोलार्ध हमारा वो ऊपर वाला हो गया, इसमें हमारा जो है हवा जो है ऐसे ऐसे घूमता है, इस दिशा में घूमेगा, जबकि दक्षिणी दिशा में जो है आपका बाईं ओर मुड़ता है, यानी ये जो है हमारा दाईं ओर घुड़ा, ये हमारा इस दिशा में घूमेगा। ठीक है, और ये हमारा इस दिशा से घूमेगा, इस दिशा में घूमेगा कोरियोलिस फोर्स उत्तर में, और ये दक्षिण में हमारा इस दिशा में घूमेगा। ठीक है, यही अंतर है। ठीक है, अगर और हम थोड़ा डिस्क्राइब करें इसमें, तो महाद्वीपीय सागर की दिशा जो है परिवर्तन में भी यह बल सहायक होता है। किसमें काम करता है? महासागर धाराओं के दिशा में परिवर्तन अगर होती है तो इस कारण कोरियोलिस फोर्स के कारण होता है। अगर आप भूमध्य रेखा को देखेंगे, भूमध्य रेखा पर उत्तरी गोलार्ध का आभासी बल और दक्षिणी गोलार्ध का आभासी बल जो है एक दूसरे के संतुलित कर देता है, जिसके कारण कोरियोलिस फोर्स पर लगभग शून्य हो जाता है। अगर विषुवत रेखा पर देखें तो विषुवत रेखा पर कोई जो है पदार्थ घूर्णन अक्ष के समांतर होता है। ठीक है, जिससे कि कोरियोलिस फोर्स का मान्य भी शून्य हो जाता है। कोरियोलिस फोर्स का अधिकतम प्रभाव जो है कहाँ होता है? सबसे ज़्यादा प्रभाव जो रहता है ये ध्रुव पर होता है। कहाँ होता है? ध्रुव पर होता है, उत्तरी ध्रुव और नॉर्थ दक्षिणी ध्रुव पे होता है। ठीक है, और ध्रुव पर पवन की दिशा में अधिकतम विक्षेप होता है। अगर ज़्यादा अधिक फोर्स काम करेगा, उसका जो है दिशा भी अधिकतम विक्षेप होगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर अब 12 सॉरी, इस 12 तो हम लोगों ने कर लिया है। क्वेश्चन नंबर 13, क्वेश्चन नंबर 11 कर लिया था हम लोग, क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 कहता है साल्टोरो कांगड़ी चोटी, साल्टोरो कांगड़ी चोटी निम्नलिखित में से किस सीमा पर स्थित है? किस सीमा पर स्थित है? तो ये है हमारा भारत, प्यारा भारत और पाकिस्तान के बीच सीमा जो होती है, उसी पर जो है साल्टोरो कांगड़ो चोटी उसी की सीमा पर स्थित है। ठीक है, इसके बारे में अगर हम बात करें तो साल्टोरो कांगड़ी चोटी चट्टान जो है बर्फ का एक ऊबड़ खाबड़ पर्वत है जो सियाचिन ग्लेशियर के दक्षिण किनारे पर स्थित है। सियाचिन ग्लेशियर के दक्षिण में स्थित है। ठीक है, अब थोड़ा हम जो है कुछ शिखर और उस स्थान के बारे में बात करेंगे कहाँ वो शिखर अवेलेबल है और उसकी ऊंचाई कितनी है। ठीक है, पहले हम इसको मिटा लें। ठीक है, अगर हम इसकी बात करें तो सॉरी, ठीक है, इसकी बात करें तो हम ये मान लीजिए शिखर रहा, सॉरी, शिखर, शिखर, स्थान और उसकी ऊंचाई। ठीक है, शिखर की बात करें, अगर कंचनजंगा की बात करें, कंचनजंगा जो है इंडिया और नेपाल में स्थित है, नेपाल और इंडिया में स्थित है, जिसकी ऊंचाई जो है 8598 है। वहीं बात करें अगर मकालू एक का, मकालू वन का, तो यह है नेपाल और चाइना के बीच स्थित है। ठीक है, नेपाल और चाइना में स्थित है, जिसकी ऊंचाई है 8481 किलोमीटर मीटर, सॉरी ये सब मीटर में। ठीक है, फिर आते हैं हम कामेट की बात करें। कामेट जो है, या कामेट कह सकते हैं, ये भी जो है ये भारत और चीन के बीच है, इंडिया और चीन में स्थित है। ये कितनी, इसकी ऊंचाई कितनी है? 7756 है, 7756 मीटर है। और अन्नपूर्णा की बात करें
अन्नपूर्णा की बात करें तो ये नेपाल में है, इसकी ऊंचाई है 80-78। और फिर बात करें गुलमानधाता की बात करें, गुलमानधाता की, तो ये है आपका चाइना में और इसकी ऊंचाई है 7728 है। और त्रिचमीर की बात करें, त्रिचमीर की, तो ये है पाकिस्तान में और इसकी ऊंचाई है 7728, इसकी भी 7728। ठीक है, तो ये आप ध्यान रखिएगा। कम से कम ऊंचाई तो छोड़ दीजिएगा, ऊंचाई नहीं भी याद आती है तो कम से कम ये स्थान याद रखिएगा कि कहाँ कौन सा स्थित है। खासकर आप कंचनजंगा, मकालू, कामेट, अन्नपूर्णा ये याद रखिएगा। और तिरचमीर का भी सवाल पूछ सकता है, ये उतना इम्पोर्टेंट है भी नहीं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर, आगे बढ़ते हैं हम लोग, इसको थोड़ा मिटा लें, ये आप लोग ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 13, सॉरी, क्वेश्चन नंबर 13 कहता है कि निम्नलिखित में से किस देश की मृत सागर के साथ भूमि सीमा नहीं लगती है। मृत सागर से भूमि सीमा नहीं लगती है, तो मृत सागर जो है किस किस से लगती है पहले ये हम जान लें। ठीक है, मृत सागर से सीमा लगती है जॉर्डन की, फिलीपींस की, इजराइल की, इनसे भी लगती है, इससे भी लगती है, इससे भी लगती है, लेकिन लेबनान से नहीं लगती है। कौन किससे नहीं लगती है? ठीक है, लेबनान से नहीं लगती है, लेबनान इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, आप बात करें मृत सागर की, तो पूर्व में जो है जॉर्डन है, पश्चिम में इजराइल है और फिलीपींस जो है पश्चिम में, पूर्व में जॉर्डन और पश्चिम में जो है इजराइल और फिलीपींस है। ठीक है, जॉर्डन नदी जो है मृत सागर के जल का मुख्य स्रोत है। मृत सागर का मुख्य स्रोत क्या है? जॉर्डन नदी। मृत सागर में जो है क्या क्या पाया जाता है, कौन कौन सा मिनरल्स होता है? तो ब्रोमीन, मैग्नीशियम, आयोडीन जो है बहुत अधिक मात्रा में पाया जाता है। और मृत सागर की लवणता जो है 238% है। ठीक है, और वही बात करें वोन झील की, 330% जो है, जबकि सागरीय जल का औसत लवणता जो है 35% है। ये इम्पोर्टेंट है, आप सागरीय जल की लवणता जो है, सैलिनिटी, एवरेज सैलिनिटी जो है 30%, 35% है। ये ध्यान रखिएगा आप। क्वेश्चन नंबर 14 कहता है कि निम्नलिखित में से कौन सा जल जो है गर्म जलधारा है? गर्म जलधारा कौन कौन सा है? तो इसमें आप ऑप्शन है हेम्बोल्ट, हम्बोल्ट, फॉकलैंड, लेब्राडोर और अल नीनी। जो है इसका आंसर होगा अल नीनो। जो है अल नीनो जो है गर्म जलधारा है। कैसा है? अल नीनो तो गर्म जलधारा है। भारत में मानसून की लंबी अवधि के पूर्वानुमान हेतु जो है अल नीनो जलधारा का उपयोग किया जाता है। भारत में किस चीज़ का उपयोग किया जाता है? पूर्वानुमान किस आधार पर लगाया जाता है? तो अल नीनो जलधारा के से लगाया जाता है। अल नीनो जलधारा जो है पूर्व प्रशांत महासागर में पेरू के तट पर प्रकट होता है। ठीक है, गल्फ स्ट्रीम, क्यूरोसिस, क्यूरोसिवो, अगुला अगुलहास ब्राज़ील का गर्म जलधारा है। ब्राज़ील का कौन कौन सा है? तो गल्फ स्ट्रीम, ठीक है, क्यूरियोसियो, अगलुहास जो है कहाँ का है? ये गर्म जलधारा है। ठीक है, ब्राज़ील का। वहीं हम्बोल्ट, लेब्राडोर, फॉकलैंड जो इसमें ऑप्शन दे रखा है, हम्बोल्ट, फॉकलैंड, लेब्राडोर, ये सब जो है उसके साथ कनारी और ओयोशीब जो है जलधारा, ये ठंडी जलधारा है। कैसी है? ये जो है ठंडी जलधारा है। क्वेश्चन नंबर 15, क्वेश्चन नंबर 15 कहता है भौगोलिक दृष्टि से भारत का अक्षांशीय विस्तार कैसा है?
भौगोलिक दृष्टि से भारत का अक्षांशीय विस्तार कैसा है? तो आप अगर इसको देखेंगे अक्षांशीय विस्तार तो 8 डिग्री 4 मिनट जो है नॉर्थ से लेकर 37 डिग्री 6 मिनट नॉर्थ, ये है हमारा अक्षांशीय। अक्षांशीय है हमारा। तो इसमें ऑप्शन अगर हम देखेंगे तो कौन सा है? 8 डिग्री 4 मिनट और 37 डिग्री 6 मिनट नॉर्थ, यही इस सवाल का आंसर है। ठीक है, अगर हम देशांतर की बात करें, देशांतर की, तो 68 डिग्री 7 मिनट से 97 डिग्री 25 मिनट जो है ईस्ट, ये है देशांतर। ठीक है, अगर इसके बीचों बीच की बात करें, कर्क रेखा, कर्क रेखा जो है 23.5 डिग्री जो है, ये कर्क रेखा गुजरती है जिसमें कि हमारे देश के 8 राज्यों से गुजरती है, जो कि हम पिछले क्लास में, पहले क्लास में बता चुके हैं। आप मुझे बताएंगे 8वें राज्य का नाम जिससे कि हमारा कर्क रेखा गुजरती है। ठीक है, भारत का सबसे उत्तरी पॉइंट जो होता है, सबसे उत्तरी पॉइंट जो है वो नॉर्थ वाला, वो है इंदिरा कॉल। ठीक है, इंदिरा कॉल है, जबकि दक्षिणतम साउथ सदर्न सबसे पास जो है इंदिरा पॉइंट है, इंदिरा पॉइंट है। और पूर्व में सबसे ईस्ट में जो है हमारा क्या है, ये वागांग वालांगू है, वालांगू जो कि अरुणाचल प्रदेश में है। और जबकि पश्चिम में यानी वेस्ट में हमारा है गुहार मोती, गुहार मोती, ये हमारा गुजरात में, गुजरात में कच्छ। ठीक है, यही। क्वेश्चन नंबर 16 कहता है अफ्रीका महाद्वीप का सबसे अधिक आबादी वाला देश कौन सा है? अफ्रीका में सबसे अधिक आबादी वाला देश कौन सा है? तो इसका आंसर है नाइजीरिया। ठीक है, नाइजीरिया में सबसे अधिक जनसंख्या वाला अफ्रीकी देश है। ठीक है, विश्व का सर्वाधिक आबादी वाला देश है वो भारत है। ये कौन डिसाइड करता है कि सबसे ज़्यादा, ये किसके अनुसार है भारत सबसे ज़्यादा जनसंख्या वाला देश? ये UNFPA के अनुसार, जो कि 2023 का रिपोर्ट है, उसके अनुसार सबसे ज़्यादा जनसंख्या वाला देश जो है वो भारत है। और अगर यूरोप की बात करें, यूरोप में सबसे ज़्यादा आबादी वाला देश जो है वो रूस है। वहीं उत्तरी अमेरिका में सबसे ज़्यादा सर्वाधिक जनसंख्या वाला देश जो है USA है। और दक्षिण अमेरिका में ब्राज़ील है। साउथ अमेरिका में ब्राज़ील है, नॉर्थ अमेरिका में आपका USA है, यूरोप में रूस है, एशिया में तो भारत है, उसके अलावा दुनिया में भी भारत है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 17 कहता है निम्नलिखित में से कौन सी नदी बंगाल की खाड़ी में नहीं गिरती? बंगाल की खाड़ी में कौन सी नदी नहीं गिरती है? तो बंगाल की खाड़ी आप अगर मैप को देखेंगे, ऐसे है, ये मान लिया जाए ऐसे है, इंडिया का मैप मान लीजिए, बहुत गंदा मैप है बना है। ये है हमारा बंगाल की खाड़ी, बे ऑफ बंगाल, ये है अरब सागर। तो बंगाल की खाड़ी में कौन कौन सा गिरता है? कावेरी गिरती है, कृष्णा गिरती है, गोदावरी भी गिरती है। ये तीनों बंगाल की खाड़ी में गिरती है। ठीक है, बे ऑफ बंगाल में। वही जो है ये नर्मदा अरब सागर में गिरती है। ठीक है, तो आंसर हो गया हमारा नर्मदा। ठीक है, इसकी बात करें नर्मदा नदी की, तो ये मध्य प्रदेश का जीवन रेखा कहा जाता है इसे। नर्मदा जो है अमरकंटक से निकलती है और जो है अरब सागर में गिरती है, अरब सागर के खंबात की खाड़ी में गिरती है। नर्मदा और ताप्ती दोनों एस्चुरी बनाती है। ठीक है, एस्चुरी क्या होता है?
अब डेल्टा क्या होता है? डेल्टा बनाती है तो बहुत सारा क्षेत्र जो है उसमें जो है फैल जाती है पानी जो है नदी आई इसमें जो है फैल जाती है पानी और वो एस्चुरी जो फैलती है उसको एस्चुरीज के तौर पर देखते हैं। जबकि अगर धारा बनाती है इस साइड पहाड़ से गिरती है एक दिशा में गिरती है और वहाँ जो है गड्ढा कर देती है, इसे हम एस्चुरीज कहेंगे। ठीक है। इसके अलावा अगर हम बात करें गोदावरी नदी जो है दक्षिण भारत की सबसे लंबी नदी है जिसकी लंबाई जो है 1465 है। गोदावरी की बात करें गोदावरी की तो ये दक्षिण भारत की सबसे लंबी नदी है जिसकी लंबाई 1465 किलोमीटर है। ठीक है, 1465 किलोमीटर है। इसको थोड़ा हम मिटा लें। एक मिनट। क्वेश्चन कहता है घाना की राजधानी क्या है? घाना की राजधानी क्या है? घाना देश की तो घाना देश की राजधानी है वो अकरा है। क्या है? अकरा। घाना की मुद्रा क्या है? घाना की मुद्रा जो है वो सेड़ी है। ठीक है। वहीं मोरक्को की बात करें मोरक्को की राजधानी रबात है और नाइजीरिया का अबूजा है। अबूजा है नाइजीरिया का। सोमालिया का मोगादिशु है। सोमालिया का मोगादिशु है। ये राजधानी की बात कर रहे थे जबकि घाना का मुद्रा सेड़ी है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19 कहता है निम्नलिखित में से कौन चाय उत्पादक राज्य नहीं है? भारत में ऐसा कौन सा राज्य है जहाँ चाय की खेती नहीं होती? तो इसमें अगर देखा जाए तो इसका आंसर है राजस्थान। राजस्थान में चाय की खेती नहीं होती है। ठीक है। चाय का खेती करने के लिए कैसा क्षेत्र होना चाहिए? वो एक ढलावनुमा जगह होना चाहिए, एरिया होना चाहिए ताकि पानी आए और चाय के जड़ के पास पानी जमा ना हो। जमा होगा तो वो खराब हो जाएगा पौधा, इसलिए पानी आए और निकल जाए। इस एरिया में चाय होने की सबसे ज़्यादा उम्मीदें होती, सबसे ज़्यादा चाय होती है। तो भारत में अगर देखा जाए किस किस क्षेत्र में जो है पानी सबसे मतलब ये चाय की खेती सबसे अधिक होती है तो प्रमुख क्षेत्र जो है चाय उत्पादक जो क्षेत्र है ब्रह्मपुत्रा और सुरमा घाटी जो है उसके आसपास होती है। तो इसमें देखा जाए तो सुरमा घाटी जो है आसाम में, दार्जिलिंग और जलपाईगुड़ी पश्चिम बंगाल में और नीलगिरी पहाड़ी जो है तमिलनाडु में, इस जगह पे चाय की खेती होता है। थोड़ा बहुत जो है कर्नाटका में चाय की खेती होती है। तो चाय जो है उष्ण एवं उपोष्णकटिबंधीय पौधा है और चाय का खेती के लिए तापमान कितना होना चाहिए लगभग? तो 25 डिग्री से 30 डिग्री सेल्सियस होना चाहिए इसका टेम्परेचर। और इसमें वर्षा की आवश्यकता कितनी है? तो 200 से 250 सेंटीमीटर अगर बारिश हो रही है तो ये एरिया उपयुक्त है। ठीक है। और ढलावनुमा जगह होना चाहिए इस एरिया में। इसके अलावा 25 से 30 किलोमीटर यानी ठंड क्षेत्र होना चाहिए हल्का और इसके साथ साथ बारिश भी ठीक ठाक होनी चाहिए 200 से 250 मीटर सेंटीमीटर तक होनी वर्षा होनी चाहिए। क्वेश्चन नंबर 20 की बात करें तो क्वेश्चन नंबर 20 कहता है कौन सा जोड़ा जो है सही सुमेलित नहीं है? तो इसमें दिया गया राष्ट्रीय उद्यान, नेशनल पार्क और किस राज्य में अवस्थित है। तो इसको अगर हम देखें तो बांदीपुर जो है मानस असम में है, ये सही है। रणथंभौर राजस्थान में, ये भी सही है। भितरकनिका उड़ीसा में है, ये भी सही है। जबकि बांदीपुर जो है कर्नाटका में। ठीक है, ये कर्नाटका में और यही इस सवाल का आंसर है। ठीक है। राष्ट्रीय वन्यजीव डेटा बेस केंद्र रिपोर्ट जुलाई 2025 में आया। इसके अनुसार से भारत में जो है टोटल 107 जो है
राष्ट्रीय उद्यान है, नेशनल पार्क है। ठीक। हाल ही में उड़ीसा सरकार ने सिमलीपाल टाइगर रिजर्व जो है को नेशनल पार्क घोषित कर दिया है। ठीक है। ठीक। ये उड़ीसा का दूसरा सेकंड जो है नेशनल पार्क है। ठीक है। और यह 107वां अंतर्राष्ट्रीय उद्यान बन गया है। इस रिपोर्ट के अनुसार जो है नेशनल पार्क जो है टोटल जो है ये 44,402 लगभग 3 किलोमीटर स्क्वायर है, वर्ग किलोमीटर है। ठीक है। जो कि हमारे क्षेत्र का, इंडिया का भौगोलिक क्षेत्र का 1.35% है। ठीक है। वहीं वन्य जीव की बात करें, राष्ट्रीय वन्य जीव डेटाबेस के अनुसार जो है वन्य जीव अभ्यारण्य वाइल्ड लाइफ सेंचुरी जो है वो 573 है। 573 वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, जिसका क्षेत्रफल जो है परसेंटेज के अनुसार से देखें जाए तो 3.76% है। और एक्चुअल में एरिया कितना है, 1,23,762 वर्ग किलोमीटर है। ठीक है। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 21 को देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 21 कहता है, एक मिनट, क्वेश्चन नंबर 21 कहता है कि 3 उम्मीदवार जो है एक चुनाव में खड़ा हुआ। कितने उम्मीदवार हैं, 3, जिसमें से कि एक को 1136, दूसरे को 7636, तीसरे को 11,628 मत प्राप्त हुए। तो कहता है जीतने वाला कौन होता है, जिसका सबसे ज़्यादा वोट होता है ये जीतने वाला होगा। उसका परसेंटेज क्या है, जीतने वाले उम्मीदवार का कुल मतों का कितना प्रतिशत है। तो कुल मत कितना होगा, तीनों को अगर जोड़ देंगे तो वो कुल मत हो जाएगा। इन सबको जोड़ते हैं तो इसका आंसर हो जाता है आपका कि तीनों को जोड़ने के बाद आता है 20,400। 20,400 वोट प्राप्त हुआ इसको। ठीक है। और जीतने वाले मत को कितना प्राप्त हुआ है, 1165। तो आप जानते हैं कि परसेंटेज निकालने के लिए आपको प्राप्त मत, वोटिंग परसेंटेज निकालते हैं तो प्राप्त मत कितना है, प्राप्त मत जीतने वाले को 11,628 है और टोटल मत 20,400 हो जाएगा। इसको अगर 100 से गुना कर देंगे तो ये हमारा परसेंटेज निकल जाएगा। तो इसको परसेंटेज निकालेंगे तो काट पीट के आ जाएगा 57%। यही सवाल का आंसर है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 22, आपको अगर कैलकुलेशन करने में डिफ़िकल्ट हो रहा होगा तो थोड़ा आप ध्यान दीजिएगा इसमें। इसका सबका यूनिट डिजिट जो है डिफरेंट है और सारा नंबर जो है एकदम पूर्ण नंबर है, पूर्ण संख्या है, जिसमें कि पॉइंट वॉइंट नहीं है। तो इसको अगर आप देखेंगे तो इसको अगर हम कटाते हैं तो ऐसा कौन सा लास्ट का डिजिट होगा जिसको अगर 4 से गुना करेंगे तो 8 आ जाएगा। तो हम 3 से गुना करते हैं 4 को, 4 तिया 12 यानी 2 आता है, तो 2 यहाँ नहीं है, 8 है। 5 से करते हैं तो 0 आ जाएगा, 9 से करते हैं तो 6 आ जाएगा, 9 चौक 36, तो वो आंसर नहीं हो सकता। तो एक ही ऑप्शन है जिसको 4 से मल्टीप्लाई करेंगे जो कि 7 है, 7 चौक 28 होता है और वही इस सवाल का आंसर है। तो इस प्रकार से अभी आप शॉर्टकट तरीके से जा सकते हैं। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 22 कहता है एक निश्चित कार्य को करने में बी और सी द्वारा लिया गया मिलकर उस कार्य को पूरा करने में लगने वाला समय से 2.4 गुना समय लेता है। वहीं यदि अगर ए और बी मिलकर काम करता है तो उस कार्य को 27 दिन में, यहीं से स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन को। ए प्लस बी अगर हम लेते हैं करते हैं तो ये हमारा 27 दिन में काम कर देता है। वहीं सी अकेला उस कार्य को 75 दिन में काम करता है। सी अकेला उसको 75 दिन में काम करेगा, तो बी अकेले उस कार्य को कितने दिन में करेगा। अगर हम इसको
ए बी सी तीनों दिया हुआ है, टोटल कार्य निकालना है, इसका एलसीएम लेंगे तो एलसीएम आएगा आपका 675। 27 और 75 का एलसीएम लीजिएगा तो आ जाएगा 675। 675 एलसीएम लेने के बाद इसको अगर हम इससे डिवाइड करते हैं तो ये अगर हम 25 से इसको 27 को गुना कर देते हैं तो ये 675 आ जाता है, तो इसका 25 हो जाएगा। और इसको अगर हम 9 से मल्टीप्लाई कर देते हैं 75 को तो ये 675 आ जाएगा। यानी कि ए प्लस बी का एफिशिएंसी जो आ गया है वो 25 है और सी का जो एफिशिएंसी है वो 9 है, जिसको कार्य क्षमता कहते हैं। और टोटल एफिशिएंसी का बात करें ए प्लस बी प्लस सी की तो 25 प्लस 9 हो जाएगा, ये 34 हो जाता है। ठीक है, टोटल एफिशिएंसी इतना है। और अब हम उसको ऊपर वाला लाइन देखेंगे, कहता है कि ए जो है निश्चित कार्य को पूरा करने में बी और सी से, मान लिया ए ये है, बी प्लस सी ये हो गया, टाइम जो लेता है 24 2.4 लेता है, तो 2.4 का मतलब क्या हो गया, ये 1 लेता है, ये तो 2.4 टाइम लेता है, तो ये टाइम का रेशियो है। इसको अगर हम यहाँ से पॉइंट हटाते हैं तो यहाँ 0 हो जाएगा। अगर आप टाइम का रेशियो, आपको पता होगा कि टाइम जो होता है वो एफिशिएंसी का उल्टा होता है, एफिशिएंसी का व्युत्क्रमानुपाती होता है। इसका मतलब कि अगर टाइम ये 10 24 और 10 का रेशियो है ए और बी का, तो एफिशिएंसी का रेशियो हो जाएगा 24 और 10। ये 10-24 था, ये 24-10 हो जाएगा। तो इन दोनों को भी अगर आप जोड़ते हैं तो 34 आता है। ठीक है, तो दोनों का एफिशिएंसी अगर देखेंगे तो 10 34 34 34 हो गया। इसका मतलब आप अगर यहाँ देखेंगे, इसके अनुसार से आप देखिएगा तो ए 10 दिन लेता है, बी और सी 24 दिन लेता है। ठीक है, तो आप अगर देखिएगा ए प्लस बी प्लस सी का कार्य क्षमता जो है 34 है। 34 में से अगर हम बी की कार्य क्षमता को घटा देते हैं, बी ए और सी का कार्य क्षमता घटाते हैं तो कितना आएगा, सॉरी ये उल्टा हो गया हमारा। ठीक है, ये उल्टा हो गया ये, ठीक है, ये उल्टा हो गया। अगर आप देखेंगे ये टाइम जो है, टाइम हम लोगों ने उल्टा लिख दिया है, इसको सीधा करते हैं। टाइम का एफिशिएंसी जो है 2.4 होगा और ये 24 और 10 होगा, ये हो जाएगा आपका ए और बी प्लस सी, क्योंकि बी अकेले जो है उसको ज़्यादा दिन लगेगा, एफिशिएंसी इसका कम होगा, यानी 10 होगा और ये 24 होगा। ठीक है, तो ए की एफिशिएंसी 10 हो गई, सी की एफिशिएंसी 9 हो गई, टोटल एफिशिएंसी ए प्लस बी प्लस सी माइनस, यानी ए प्लस सी हो जाएगा। ए प्लस बी 34 हो गया, सॉरी 34 हो गया, ए प्लस सी यानी अगर 9 हो गया सी का, 10 होगा ए का, तो ए प्लस 19 हो जाएगा और इसका माइनस करेंगे तो 15 हो जाएगा बी की एफिशिएंसी। बी की एफिशिएंसी 15 आता है, तो कहता है कितने दिन में बी अकेले उस काम को करेगा, तो बी टोटल काम है 675, 675 को अगर हम 15 से डिवाइड करते हैं तो इसका आंसर आ जाएगा आपका 45। ये टोटल 45 दिन में काम कंप्लीट कर देगा। ठीक है, इसको थोड़ा हम मिटा लें। ठीक है, आप इसको अगर समझ में नहीं आएगा तो दोबारा वीडियो देख लीजिएगा तो समझ में आ जाएगा। ठीक है, जबकि हम बहुत अच्छे से समझाए हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं होगा, एक बार में आपको समझ में आ जाएगी। अगर नहीं आती है तो आप दोबारा वीडियो देख लिया करें। ठीक है।
अब हम क्वेश्चन नंबर आगे बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर 23 को देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 23 कहता है कि एक ये कैलकुलेशन दिया गया है, उसको आपको सॉल्व करना है, ठीक है? इसमें कहता है 9 गुना 2, तो 9 को पहले 9 रहने दें, डिवाइड है 9 गुना 2 बटे क्योंकि का को हम पहले गुना करते हैं तो 24 तियाई 72 हो जाएगा यहाँ, ठीक? माइनस 3 बटे 2 और ये ब्रैकेट वाले को पहले बोर्ड मास का नियम ये है, बोर्ड मास, इसमें ब्रैकेट का पहले काम किया जाता है, फिर ऑफ का काम होता है, तो जो कि हमने ऑफ जो कि का कहते हैं, डी से डिवीजन होगा, मल्टीप्लिकेशन होगा, फिर ए से एडिशन और सब्सट्रैक्शन बाद में होगा, ठीक है? तो फिर जो है ब्रैकेट का काम है, इसमें कहता है कि 6 माइनस 7, 6 माइनस 7 कितना होता है? तो -1 होता है, जो कि मल्टीपल में, यहाँ मल्टीपल का साइन है, ठीक है? फिर गुना है 2 प्लस 3 बटा फिर का आ गया, यानी 3 गुना 5 यानी 15 नीचे हो जाएगा। इसको आप सॉल्व कीजिएगा, 9 अठी 72, इसको सॉरी यहाँ 8 होगा तो 1/4 हो गया, माइनस यहाँ 3/2 गुना 1 ये 2 से 2 कट जाएगा, यानी ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, यहाँ आ जाएगा 3 और फिर प्लस 3/15, 3 से इसको करेंगे 1/5 आ जाएगा, यानी 1/5 हो जाएगा। इसको सॉल्व कीजिएगा तो नीचे आ जाएगा आपका 20, ये हो गया आपका 5 प्लस 20 60 प्लस 4 सॉरी ये यहाँ 4 है, यहाँ 4 हो जाएगा, यानी 69/20 हो जाएगा और यही सवाल का आंसर है, ठीक है? ठीक है? आप इसको वीडियो को अगर आप समझ में नहीं आए तो दोबारा देख लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 24 कहता है कि ए और बी एक काम को 20 दिन में 5 दिन में पूरा करता है। ए प्लस बी 5 दिन में करता है, वहीं सी और डी इस काम को 20 दिन में पूरा करता है। इन दोनों का एलसीएम लेंगे तो आएगा आपका 20, ये यहाँ 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, 20 को अगर हम करेंगे तो एक बार में आ जाएगा। तो टोटल अगर आप देखेंगे कहता है ए प्लस बी प्लस सी और प्लस डी मिलकर कितना दिन में काम करेगा, तो ए प्लस बी प्लस सी डी कितना आ जाएगा, जोड़ेंगे तो 4 1 5 आ जाएगा और टोटल काम है हमारा 20, ठीक है? तो कितना दिन आ जाएगा इसका, 4 आंसर आ जाएगा, यही सवाल का आंसर है। क्वेश्चन नंबर 25 कहता है 25 प्रति किलोग्राम मूल्य को 15 किलोग्राम गेहूँ को एक अन्य प्रकार के 10 किलोग्राम गेहूँ के साथ मिलाकर 30 प्रति किलोग्राम मूल्य वाला मिश्रण प्राप्त किया जाता है। हम इसको एलिगेशन से बनाएंगे, ठीक है? ये कहता है 25 रेट है एक का मुझे पता नहीं है, इसका 25 किलो वाला जो है 15 किलो है और ये जो है एक्स वाला ये 10 किलोग्राम है, इसको हम 30 के रेट में बेचते हैं, तो इसका हम रेशियो निकाल लेंगे, यानी 3 ये हो जाएगा 2। अब अगर हम इससे इसको डिफरेंस निकालते हैं तो कितना आता है, 5। अब कहता है ये 2 का वैल्यू हमारा 5 है, यानी कितना है 2.5 मल्टीपल है, 2 2.5 गुना है। इसको भी अगर 2.5 गुना करते हैं तो ये आता है 7.5, 3 अढ़ाई 7.5, ठीक है? 7.5 चूँकि ये बड़ा था, इससे हम इसको माइनस किए, इसमें क्या होगा, हम इन दोनों को जोड़ देंगे क्योंकि इस जो यहाँ होगा ये बड़ा होगा, इन दोनों को जोड़ेंगे तो आ जाएगा 37.5, यही इस सवाल का यहाँ 37.5 होगा, एक्स का मतलब, जो कि आंसर हो सकता है। एवरेज हम निकालते हैं तो एक छोटा एक बड़ा का जो बीच में होगा वो एवरेज कहलाता है, तो 37.5 और 25 के बीच का जो एवरेज है वो 30 है, जबकि हम एवरेज इस तरह से नहीं कि 25 का अगर 3 चीज़ है
और 37.5 का अगर 2 चीज़ रहे तो उसका हम दोनों को अगर मिक्सर करेंगे और उसका एवरेज निकालेंगे तो 30 आएगा। वही इस सवाल का आंसर है। क्वेश्चन नंबर 26। क्वेश्चन नंबर 26 कहता है कि सजीवों के अनेक तत्व को या तो मुक्त अवस्था में होते हैं, सजीवों के अनेक तत्व या तो मुक्त अवस्था में होते हैं अथवा यौगिक के रूप में होते हैं। तो निम्नलिखित में से एक तत्व जो है सजीव में नहीं पाया जाता है, वो कौन सा है जो कि सजीव में नहीं पाया जाता है? यानी मान लिया जाए अगर आप इंसान को ही देखें तो कौन कौन सा चीज़ उसमें नहीं पाया जाता है? तो मैग्नीशियम पाया जाता है, सोडियम भी पाया जाता है, नमक के तौर पर हम लोग लेते हैं, आयरन भी रहता है, अगर आयरन की कमी हो जाता है तो आपको देखते हैं कुछ बीमारी होने लगता है, इसीलिए कहता है लोग पालक खाएं आयरन कमी को पूरा करने के लिए। लेकिन सिलिकॉन की ज़रूरत नहीं होती है हमारे बॉडी को, ठीक है? तो इसका आंसर हो जाएगा सिलिकॉन, ठीक है? आप इन चीज़ को अगर देखें तो थोड़ा सा ध्यान से देखें। मैग्नीशियम क्लोरोफिल जो है अणु जो है के अंतर्गत उपस्थित होता है, अणु के अंतर्गत उपस्थित होता है, जो कि बहुत महत्वपूर्ण पदार्थ है स्वास्थ्य पदार्थों के लिए, ये उन जंतुओं के लिए जो पादपों को खाते हैं। सभी जीवों में विभिन्न प्रकार की कोशिकाएं, शरीर तक एवं अंग विभिन्न कार्य के मैग्नीशियम के रूप में मौजूद होता है। उसी प्रकार अगर देखें सोडियम आयन भी मौजूद रहता है, आवश्यकता होती है शरीर के लिए, परंतु सोडियम पोषक के रूप में जंतुओं में बड़ी मात्रा में पाई जाती है, ठीक है? सिलिकॉन जो है अधिक मात्रा में वातावरण में उपस्थित होता है, एनवायरनमेंट में जो है सिलिकॉन बहुत उपस्थित होता है, जो कि जीव में सिलिकॉन जो है कार्बन बंध नहीं बना पाता है, इसलिए वो मौजूद नहीं रहता है। क्वेश्चन नंबर हम 27 को देखेंगे। विषम जोड़ों का चयन करें, ठीक है? विषम का जो कि इसमें अगर देखते हैं कि एमिनो एमाइन एमाई एमाइलोप्लास्ट, इलायोप्लास्ट, क्लोरोप्लास्ट, क्रोमोप्लास्ट, इन सब को अगर देखें तो एमाइलोप्लास्ट जो है वो प्रोटीन कणिकाओं का संग्रह नहीं होता है, ठीक है? एमाइलोप्लास्ट जो है स्टार्च का भंडारण करता है, किससे करता है? स्टार्च का करता है, और इसका संश्लेषण भी करता है, ठीक है? बाकी आइलोप्लास्ट जो है तेल अथवा वसा का संग्रहण करता है, क्लोरोप्लास्ट इनमें क्लोरोफिल वर्णक होता है, क्रोमोप्लास्ट में जो है क्लोरोफिल के अतिरिक्त एक अन्य रंगहीन वर्णक होता है। ये सब सही है, जबकि इमाइलोप्लास्ट जो है स्टार्च का संश्लेषण करता है, स्टार्च का भंडारण करेगा और उसका संश्लेषण करेगा, ठीक है? और तो इसका आंसर जो है विषम जोड़ों में आप देखेंगे तो ये आंसर इसका हो जाएगा, इमाइलोप्लास्ट जो है स्टार्च और का भंडारण करता है, जबकि प्रोटीन और कणिकाओं का भंडारण ये नहीं करता, ठीक है? क्वेश्चन नंबर 28। क्वेश्चन नंबर 28 कहता है पृष्ठीय क्षेत्रफल कौन सी राशि है? आप भौतिक राशि को पढ़े होंगे तो दो प्रकार का होता है, ठीक है? भौतिक राशि दो प्रकार का होता है, भौतिक राशि जो है दो प्रकार का होता है, एक अदिश होता है, एक सदिश होता है, ठीक है? अदिश राशि जो होता है उसको अगर आप देखेंगे तो अदिश राशि में जो है परिणाम एवं मात्रक होता है। इसमें क्या होता है? परिणाम एवं मात्रक होता है। वहीं इसमें देखिए परिणाम भी होता है, मात्रक भी होता है, इसके साथ साथ दिशा भी होता है, किस दिशा में कार्य हो रहा है। तो परिणाम क्या होता है? मान लीजिए हम लिखें कोई जो है 2 किलोमीटर चलता है, ठीक है? 2 किलोमीटर चलता है, इसमें 2 क्या है? एक परिणाम है, कोई संख्या है, किलोमीटर क्या है? एक मात्रक है, तो यानी दूरी जो है हमारा एक अदिश राशि है। तो इसी तरह से कुछ एग्जाम्पल देखेंगे अदिश राशि का, तो अदिश राशि में एग्जाम्पल हो गया दूरी, चाल, कार्य, ऊर्जा, विद्युत विभव, आयतन, क्षेत्रफल,
चुंबकीय फ्लक्स, ये एक अदिश राशि है। वहीं आप सदिश राशि में अगर देखेंगे तो आप देखिएगा बल, फ़ोर्स जो है, फ़ोर्स में देखिएगा कि तो इसमें मान लीजिए 2 न्यूटन व फ़ोर्स लगा। इसके साथ-साथ पता चलेगा कि हम फ़ोर्स लगाते हैं, मान लिया जाए किसी को धक्का दिए, तो पता चलेगा कि किस दिशा में धक्का दिए। किसी चीज़ को अगर मान लिया जाए एक पत्थर है, उसको हम 2 न्यूटन फ़ोर्स के साथ दक्षिण की ओर दिशा दिए या दायाँ ओर धक्का दिया या बायाँ ओर धक्का दिए, तो इसमें एक दिशा का भी ज़रूरी होता है। इसीलिए इसमें कहते हैं कि इसके साथ-साथ दिशा अगर रहे तो वो एक सदिश राशि है। किस दिशा में? दिश में देखिएगा श मतलब दिशा के साथ दिशा भी अवेलेबल है, इसलिए वो एक सदिश राशि है। तो इसका एग्ज़ाम्पल है, अगर सदिश राशि का एग्ज़ाम्पल देखें तो बल, संवेग, आवेग, बल युग्म, त्वरण, गुरुत्वीय गुरुत्वीय क्षेत्र, कोणीय संवेग, ये सब एक सदिश राशि है। तो पृष्ठीय क्षेत्रफल जो है, अगर आप पृष्ठीय क्षेत्रफल की बात करें, तो क्षेत्रफल एक एरिया है, जो एरिया एक क्या हो सकता है? एरिया एक अदिश राशि होगा, ठीक है? एरिया कोई भी क्षेत्र जो है, उसमें दिशा क्या होता है? उसमें दिशा का अवेलेबल नहीं होता, इसलिए ये एक अदिश राशि है, ठीक है? क्वेश्चन नंबर 29, यदि एक वस्तु कुछ दूरी चलकर वापस अपने उसी बिंदु पर आ जाती है, मान लिया जाए यहाँ से चला, यहाँ से घूम-घूम, घाम-घाम के यहाँ जो है फिर यहीं आ गया, जहाँ से चला था वहीं पहुँच गया, तो इसमें क्या चीज़ शून्य होगा? औसत चाल, तो वो किसी स्पीड से चला होगा, तो चाल तो शून्य नहीं हो सकता है। चली हुई दूरी, दूरी तो ये चला है, यहाँ से यहाँ तक घूम-घूम के आके आया है। कोई अगर कहता है कि हम मॉर्निंग वॉक गए हैं और 3 किलोमीटर चले हैं, 3 किलोमीटर चलने के बाद तो वो घर ही आ गया, तो वो शून्य तो नहीं हुआ, 3 किलोमीटर लेकिन चला है वो, तो ये भी शून्य नहीं हो सकता। उपयुक्त सभी तो होगा ही नहीं, तो ये दोनों हट गया। आंसर क्या हो जाएगा? औसत वेग। औसत वेग जो है शून्य हो जाएगा, क्योंकि वेग में अगर आप मान लीजिए विस्थापन जितना होता है, मान लीजिए अगर आप देखेंगे किसी चीज़ का अगर हम वेग निकालते हैं, यहाँ से चला, यहाँ आया, यहाँ से फिर यहाँ आया, तो यहाँ से यहाँ आने में उसकी दूरी अलग-अलग हो सकती है। लेकिन अगर हमको वेग निकालना होगा तो विस्थापन निकालेंगे जो सबसे नज़दीक है। यहाँ से यहाँ तक पहुँचने में उसका कितना वेग लगा। तो औसत वेग शून्य होगा इसका, क्योंकि जहाँ से चला था फिर वहीं पहुँच गया। तो ये औसत वेग इसका शून्य होगा और यही इस सवाल का आंसर है। ठीक है? क्वेश्चन नंबर 30। क्वेश्चन नंबर 30 कहता है, 1 मिनट इसको मिटा दें। ठीक है? कहता है एसटीपी पर 1 मोल ऑक्सीजन गैस बराबर है। ऑक्सीजन जो है 1 मोल पर कितना बराबर होता है? 6.022 गुना 10⁻23 ऑक्सीजन अणु, सेम ऑक्सीजन परमाणु, 16 ऑक्सीजन अणु, 16 ग्राम ऑक्सीजन अणु या 6.22 गुना 10⁻21। पहली बात तो पावर 21 नहीं होता है, 23 होता है। दूसरी बात, ऑक्सीजन जो है हमेशा अणु के फॉर्म में पाया जाता है, ठीक है? सिर्फ ऑक्सीजन, एक ऑक्सीजन नहीं पाया जाएगा, ये कतई नहीं पाएगा, ऑक्सीजन अणु के रूप में पाया जाएगा। और इसका पावर हमेशा जो है 6.022 इंटू 10⁻23 होता है और ये एक अणु में होगा, तो इसका आंसर ये होगा, ठीक है? क्योंकि ये अणु है, एक ही चीज़ का 2 या 2 से अधिक एटम पाया जाए तो उसको अणु कहते हैं, जबकि सिंगल रहेगा उसको परमाणु कहते हैं, ठीक है? और ऑक्सीजन का परमाणु भार जो होता है वो 16 होता है, तो 16 है तो चूँकि अणु में रूप होता है तो 2 होगा, इसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 32 ग्राम होता है। ये 16 ग्राम लिखा हुआ है, इसलिए ये आंसर नहीं होगा। 21 वाला इसलिए आंसर नहीं होगा क्योंकि इसमें जो है पावर 21 है, जबकि अब पावर 23 होता है। और परमाणु इसलिए नहीं होगा क्योंकि अकेले पाया नहीं जाता है, इसको 2 कम से कम 2 पाया जाएगा। तो इसका आंसर है ए, ठीक है? मूल की संख्या अगर हमको निकालना होता है तो
मोल बराबर होता है कितना मास है, मोल को हम अगर नंबर ऑफ मोल को अगर n से डिनोट करें, ठीक है, तो वस्तु का जो है द्रव्यमान जो कि 32 है, द्रव्यमान मास बटा उसका उसका जो है आणविक द्रव्यमान जो है ये जो 16 अगर मान लिया जाए 10 ग्राम ऑक्सीजन है, तो 10 ग्राम ऑक्सीजन प्लस 32 हो जाता है। तो ये आणविक द्रव्यमान जो ये होगा, आणविक द्रव्यमान जिसको आप कहते हैं n से डिनोट करते हैं, वो हो जाएगा, इसका मोल का नंबर हो जाएगा। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 31 कहता है निम्नलिखित में से कौन सी राशियां जो है मात्रक रहित है, किसमें मात्रा नहीं पाया जाता है, किसमें जो है मात्रक नहीं होता है। इसको अगर आप देखेंगे तो मूललता ऑप्शन है, मूलरता है, नॉर्मलता है और अंश मोल है, मूल अंश है। अगर आप ठीक से इसको सारे ऑप्शन को देखेंगे, मूलरता, मूललता और नॉर्मलता तीनों का मात्रक होता है। ठीक है। वहीं अगर मूल अंश की बात करें, मूल अंश की बात करें तो इसमें अगर देखेंगे, इसको अगर x से डिनोट करें तो इसमें होता है विलय का मोल, जो चीज़ हम मिला रहे हैं, विलय का मोल यानी सॉल्यूट का मोल, मोल ऑफ सॉल्यूट बटे टोटल मोल यानी मोल ऑफ सॉल्यूशन। ठीक है। तो मोल मोल कट जाएगा, इसका जो भी अथी होगा मात्रक, मोल मोल कट जाएगा, तो इसमें कोई एक मात्रक नहीं बचेगा जो कि कट जाता है, इसलिए इसका आंसर सी हो जाएगा। अगर हम इसको अगर ठीक से देखें, इसमें अगर हम 100 से मल्टीप्लाई कर दें यहाँ, तो ये मोल अंश का परसेंटेज निकल जाएगा। ठीक है। अगर हम मोलरता मोललता और नॉर्मलता की बात करें, तो मोलरता का इकाई जो होता है मोल पर लीटर होता है, यानी कि मोलरता जो है विलय का मोल में मान जितना होगा एवं विलयन का मोल लीटर में आयतन जो होगा उसका अनुपात होगा। ठीक है। तो इसका अगर बात करें तो मोल बटे लीटर जो है मोलरता का इकाई होता है, वहीं मोललता का जो है मोल बाई केजी होता है। और नॉर्मलता का अगर बात करें तो नॉर्मलता जो होता है ग्राम तुल्यांकी भार जो होता है विलय का, और विलयन का जो है लीटर में जो आयतन होता है उसका अनुपात होता है। तो इसका आंसर हो गया मोल अंश। मोल अंश में कोई मात्रक नहीं पाई जाती है। क्वेश्चन नंबर 22 को अगर हम देखें, 32 को सॉरी देखें, क्वेश्चन नंबर 32 को देखें तो इसमें हम आप बोल रहा है कि अल्फ़ाबेटिकल नंबर दे रखा है और उसका कोड कर दिया गया कि वो एक मैथमेटिकल अथी है। तो उसको अगर हम ठीक से सॉल्यूशन करें तो क्वेश्चन 37 लिखा हुआ है, 37 के बाद सी लिखा हुआ है, कौन सा सिंबल यहाँ यूज होगा, तो सी का मतलब होता है, सी का अर्थ है प्लस, तो सी के जगह पर हम प्लस का इस्तेमाल करेंगे। प्लस है, उसके बाद है 28, तो हम 28 लिखेंगे। और फिर बी लिखा हुआ है, बी का अर्थ होता है गुना, 28 गुना 6 हो जाएगा। फिर लिखा हुआ है डी, डी का अर्थ होता है आपका माइनस, इसमें माइनस लिखेंगे, माइनस 322 है। फिर ए लिखा हुआ है, ए का मतलब है भागा, तो बटे 23 है तो 23 लिखेंगे। इसको हम सॉल्व करेंगे, तो इसको अगर हम सॉल्व करते हैं, इसमें भी आपको हम एक तरीका बताते हैं जिसमें कि आप यूनिट डिजिट से, जो इकाई अंक से आप इसको सॉल्व करने की कोशिश कर सकते हैं। अगर हम इकाई अंक को ही सिर्फ सॉल्व करेंगे, 8 छः 48, 48 मतलब लास्ट संख्या 8 आता है और इसका 7 है, 68 56, 8 7 15, लास्ट में 15 5 आएगा। 5 में अगर हम इसको अगर हम डिवाइड करेंगे तो 4 आएगा, 3 चौक 12, लास्ट में 2 आएगा, यानी इसका यूनिट डिजिट जो है 1 होगा। यूनिट डिजिट अगर हम 1 देखते हैं तो इसमें 2 ऑप्शन ऐसा है जिसका यूनिट डिजिट 1 है। ठीक है। तो यहाँ हम इस तरह से यूनिट डिजिट से इसको सॉल्व नहीं कर सकते हैं, इसलिए हमको इसको पूरा गुना करके इसको पूरा ठीक करना पड़ेगा, पूरा सॉल्यूशन निकालना पड़ेगा। तो 28 को अगर हम 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा आपका
168 37 प्लस 168 माइनस इसको भागा करेंगे तो आ जाएगा आपका 14। 14 से 3 चौक 12 यानी 14 से कट जाएगा। ठीक है, इसको अगर हम सॉल्व करते हैं तो इसका आंसर आ जाएगा 191। ठीक है, यही सवाल का आंसर है। ये आंसर हो जाएगा 191। क्वेश्चन नंबर 33। क्वेश्चन नंबर 33 कहता है ये एक फिगर है, इसको फिगर को पूरा करना है। तो पूरा करने के लिए हमको क्या करना होगा, मान लिया जाए लास्ट में ये यहाँ से अगर देखा जाए तो ये ऐसे होगा। ठीक है, ये चूँकि बीच में साइन है तो ये तो ऐसे ही रहेगा, मान लिया है। हाँ, ये ऐसे। ठीक है, यहाँ से अगर आप देखेंगे ये वाला सिंबल तो ऐसे आएगा, ये तो है ही। और यहाँ क्या लगेगा, तो यहाँ से ऐसे लगेगा। ठीक है, और इसके अलावा ये जो टोपा पहनाया गया है, ऐसे करके टोपा डाल देंगे और इसके अलावा एक बीच से लाइन गई हुई। तो इस तरह से जो ऑप्शन होगा वही इस सवाल का आंसर होगा। इसको अगर ठीक से देखेंगे तो इस तरह का ऑप्शन एक ही है जो कि ऑप्शन सी है। ठीक है, इसमें कहा जाता है कि एक ये पासे में अलग-अलग पासा का सिंबल दे रखा है, इसमें 3 के अपोजिट कौन-सा होगा? 3 दर्शाने वाले फलक के विपरीत फलक पर कौन-सी संख्या लिखी होगी? 3 को अगर आप देखेंगे, इसमें अगर आप देखेंगे इसमें कि 3 वाले को सबसे पहले हम ढूँढेंगे 3 कहाँ-कहाँ लिखा हुआ है। तो 3 जो है एक ही ऑप्शन में लिखा हो गया है। 3 जो है किसके साथ रिलेशन रखता है? 2 और 1। ठीक है, अब हम इसमें से देखेंगे 3 सिर्फ़ एक ही जगह पर है तो 2 और 1 कहाँ-कहाँ है? तो एक ही चीज़, एक ही ऑप्शन है जहाँ की 2 और 1 एक ही साथ पासे में लिखा हुआ है। तो इसमें जो बचा हुआ है 5 वही 3 के अपोजिट आंसर हो जाएगा, तो इसका आंसर हो जाएगा 5। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 35। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 35। हाँ, तो हम लोग ने क्वेश्चन नंबर 34 तक कर लिया था, हम आगे करेंगे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 35 कहता है कि क्वेश्चन नंबर 35 एक जो है सीरीज है, उसको हमको पूरा करना है। उस सीरीज को अगर हम देखें, यानी वेन डायग्राम है, सीरीज भी नहीं कह सकते, वेन डायग्राम है। इसमें अगर आप देखेंगे तो लिखा हुआ है जी बी ई जे। जी बी ई जे को क्या लिखा गया है? डी जी बी ओ। इसको अगर आप ध्यान से देखेंगे, इसमें से -3 करते हैं तो डी आता है, इसमें से +5 करते हैं तो जी आता है। ई को अगर हम माइनस फिर 3 करते हैं तो बी आता है और जे को +5 करेंगे तो ओ आएगा। इसी प्रकार सेम में अगर इसमें से -3 करेंगे तो क्यू आएगा, इसमें से +5 करेंगे तो ओ आएगा, डी से -3 करेंगे तो ए आ जाएगा। फिर इसी प्रकार से अगर हम इसको अगर देखेंगे तो बी में से -3 करेंगे तो वाई वाई आएगा। ठीक है, बी में से -3 करेंगे तो वाई आएगा और ए में से +5 करेंगे तो एफ आएगा। ठीक है, एच में से अगर -3 करेंगे तो फिर ए ई आएगा। ठीक है, और क्यू में से +5 करेंगे तो वी आएगा। तो वाई एफ ई वी कौन सा है? वाई एफ ई वी ए ऑप्शन में है और यही इस सवाल का आंसर है। ठीक है, इस फिगर को अब हमें पूरा करना है, एक्स के स्थान पर क्या आएगा? तो इसको आप ठीक से ध्यान से देखेंगे तो ये जो है एक त्रिभुज बना रहा है, ये एक त्रिभुज बना रहा है। ठीक है, इस त्रिभुज के साथ-साथ क्या हो रहा है? यहाँ जो है ये तो बढ़ गया, इसके अलावा इसको अगर हम जोड़ना पड़ेगा
ठीक है, यहाँ से ऐसे जोड़ेगा, फिर ऐसे आएगा। तो इसको अगर आप पूरा करिएगा, ठीक से ध्यान से देखिएगा, तो ये बनेगा आपका ये, फिर ये नीचे जब जाएगा, फिर इसे इसको हम इससे मिलाएगा, ठीक है, फिर यहाँ से ऐसे आएगा, फिर इसको ऐसे मिलाएगा, ठीक है, फिर यहाँ से आपको अगर देखिएगा तो यहाँ से इसको इससे मिलेगा और ये फिर यहाँ मिलेगा। तो इस तरह का ऑप्शन कहाँ है? इस ऑप्शन में ठीक से देखेंगे तो एक ही ऑप्शन है, इसमें बी आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 37। क्वेश्चन नंबर 37 कहता है कि इसमें सी अक्षर वाले फलक के विपरीत कौन सा संख्या या अक्षर होगा। ठीक है, इसको अगर आप ठीक से देखिएगा, इसमें आप ए के स्थान पर है, ठीक है, बी के स्थान पर आप देखिएगा ए सेम स्थान पर है, तो बी के स्थान पर 2 है, तो सी के अपोजिट हमारा 2 ऑप्शन है, तो इसका आंसर आपका क्या हो जाएगा, सी के स्थान पर 3 है। ठीक, तो सी के स्थान पर 3 है, तो आंसर सी के अपोजिट 3 हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 38 को देखिएगा, 38 को अगर देखें तो कहता है कि इसमें ये एक दर्पण है, इस दर्पण के प्रतिबिंब में क्या बनेगा। तो ये के इस साइड है, तो के जो है इस फलक पे आ जाएगा, दूसरे फलक पे आ जाएगा, तो यानी ऑप्शन नंबर या तो डी होगा या ऑप्शन नंबर सी होगा। इसके साथ अगर हम पी को देखेंगे, पी तो बीच में ही रहेगा, तो यहाँ पी सीधा लिख दिया है, जबकि दर्पण में तो उल्टा होगा, तो पी में उल्टा एक ही स्थान पर है, इस दोनों में पी अपोजिट यहाँ है, तो आंसर आपका सी हो जाएगा। और भी ऑप्शन देखेंगे तो ओ का तो सिंबल सेम ही होगा, एल इस साइड आ जाएगा जिसका अपोजिट हो जाएगा, तो आंसर आपका सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 39 को अगर देखेंगे तो कहता है कि एफ जो है, एफ जे का भाई है, एफ जो है जे का भाई है। तो एफ का जेंडर तो मुझे नहीं पता है, सॉरी जे का जेंडर तो नहीं पता है, लेकिन एफ का पता है, जो कि वो भाई है, इसका मतलब वो मेल होगा, तो एफ पर प्लस का साइन दे देंगे। कहता है ई जो है डी की बहन है। ठीक है, अब हम देखने की कोशिश करेंगे, ई जो है इसको अभी हम रहने देंगे, के और एल की बात है, तो के एल हमारा एफ और जे में नहीं आया है, डी एल भी नहीं पता है। हम देखेंगे यहाँ जे और ई का रिलेशन, तो जे कहता है जे जो है ई का पिता है, ई का पिता जो है जे है, ई का पता जे है, तो ये भी प्लस है, यानी एफ तो भाई है एक दूसरे का। और अब और आगे पढ़ेंगे, दूसरा ऑप्शन हम देखेंगे। अब एल और के की बात आ गई, ई जो है यहाँ देखिएगा, ई जो है डी की बहन है, ई जो है डी की बहन है, डी की बहन ए है, ई है सॉरी। उसके बाद अगर हम देखें डी और एल का रिलेशन यहाँ दिया हुआ है, तो डी जो है एल का पुत्र है, डी जो है एल का पुत्र है, यानी ये बहन है, ये भाई हो जाएगा। और कहता है चूंकि जे का पुत्र ई है, पुत्री ई है, तो अगर आप बात करेंगे डी जो है एल का पुत्र है, यानी ये एक दूसरे की पति पत्नी हो गई, पति पत्नी होगी तभी ना ये दोनों भाई बहन होंगे। ठीक है, इसके अलावा क्या कहता है, और ऑप्शन कहता है कि जे जो है ई का पिता है, जे है ई का पिता है, बाकी तो सब सही हो गया। के और एल का भी रिलेशन अब हम निकाल लेते हैं, तो के जो है एल की बहन है, एल की बहन कौन है, के है, यानी के और एल जो है बहन, एक दूसरे की बहन है। तो ऑप्शन कहता है और क्वेश्चन कहता है डी जो है एफ का क्या संबंध रखता है, डी जो है और एफ का संबंध क्या है। डी जो है डी का पिता जे हो जाएगा, जे की मतलब डी के पिता की पिता का भाई क्यों कौन होगा, तो ये चूंकि मेल है तो भतीजा कहलाएगा ये, तो ऑप्शन सी आंसर हो जाएगा। ठीक है, 39 का ऑप्शन सी आंसर हो जाएगा। कहता है यदि ए का अर्थ प्लस है,
इसको अगर आप ठीक से यहाँ से लिखना स्टार्ट करेंगे तो 94, सी को माइनस लिखते हैं तो सी 12, फिर बी लिखा हुआ है तो बी का अर्थ गुना होता है, 12 गुना 6, 6 के बाद ए है, ए का अर्थ होता है प्लस, फिर लिखा हुआ है 216, डी है, डी का मतलब भागा होता है, भागा में लिखा हुआ है, भागे के बाद 9 लिखा हुआ है। अगर आप देखेंगे तो इसको इससे कटाएंगे, 9 9 एकम 9 दूना 18, 9 चौक 36, यानी 24 आ गया, यानी 94 माइनस 12 गुना 6 प्लस 24, 12 छक 72, 94 से 72 को माइनस करेंगे प्लस 24 करेंगे, यही है ना। 94 से 72 को माइनस करेंगे तो आ जाएगा आपका 2, यहाँ से बचेगा 2, यानी 22 प्लस 24 क्या होगा, 46 इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 41 देखने के पहले हमको बोर्ड क्लियर करना पड़ेगा क्योंकि स्पेस कम है। आपको कोई भी चीज़ अगर एक बार में समझ में नहीं आती है, आप उसको वीडियो को दोबारा देखिएगा तो अच्छे से समझ में आ जाएगा। ठीक है। क्वेश्चन कहता है कि OPQRST एक गोल मेज पर केंद्र की चारों ओर से केंद्र की ओर मुँह करके बैठे हुए हैं। तो कितने लोग हैं, 6 हैं। तो हम पहले एक गोल सा मेज बना लें। मान लिया ये एक मेज है, इस पे से 7 लोग 6 7 लोग बैठे हुए हैं। 7 लोग बैठे हुए हैं मान लिया जाए, ये हो गए 7 लोग, 1 2 3 4 5 6 7। ठीक है। कहता है x जो है बाईं ओर से गिनती करने पर q और x के बीच में बैठा हुआ है। x के बाईं ओर मान लिया x है, अगर हम नीचे से इसलिए लिखते हैं कि दायां यहाँ से अंदर की ओर देखेंगे तो दायां इस साइड होगा, बायां इस साइड होगा, ये होगा लेफ्ट होगा, ये हो गया राइट हो गया। कहता है x के बाईं ओर से अगर देखा जाए तो q और x के बीच केवल एक व्यक्ति बैठा हुआ है। तो यहाँ q बैठा होगा तो एक व्यक्ति यहाँ बैठा होगा। और कहता है इसके साथ कहता है कि P जो है R के दाईं ओर से तीसरे स्थान पर बैठा हुआ है। अब हम एक लाइन पर ले लेते हैं। P जो है R के दाईं ओर, R अगर यहाँ रखा इसके दाईं साइड होगा। P और R के P जो है R के दाईं ओर से तीसरे स्थान पर बैठा हुआ है। R के दाईं स्थान पर मतलब तीसरे स्थान पर बीच में 2 लोग होंगे, तो यहाँ हो जाएगा आपका P। और कहता है O जो है T के बाईं ओर से तीसरे स्थान पर बैठा हुआ है। O जो है T के बाईं ओर, T मान लिया यहाँ है, O यहाँ है, इसके स्थान तीसरे स्थान पर है तो बीच में 2 लोग बैठे होंगे, ये लेफ्ट हो गया, ये राइट हो गया। तो आप इसके बाद अगला लाइन कहता है P जो है O के ठीक दाईं ओर बैठा हुआ है। P जो है O अगर यहाँ है, O के दाईं ओर P बैठा हुआ है। अगर O यहाँ आ गया तो इसके बीच में T के बीच में 2 लोग हैं तो एक व्यक्ति तो ये हो गया, एक यहाँ खाली स्थान होगा, यहाँ T होगा। तो आप अगर यहाँ से देखेंगे तो ये टोटल 5 लोग होते हैं। R अगर हम यहाँ रख दें तो 1 2 3 4 5 यानी 5वें स्थान पर यहाँ T होगा। तो अगर आप R के बाद X है तो X के बाद यहाँ O हो जाएगा, O के बाद यहाँ P हो जाएगा, एक स्थान खाली बचता है। एक स्थान जो बचा हुआ है कौन सा होगा, तो सिर्फ S बचा हुआ है, बाकी सबको हमने स्थान दे दिया है। ठीक है। तो ये हमारा बैठने का स्थिति हो गया। अब कह रहा है S के दाईं ओर, S का दाईं ओर कौन सा होगा, S का दाईं ओर ये होगा क्योंकि हम राइट इधर से लेते हैं। S के दाईं ओर से देखेंगे और S और X के बीच कितने लोग बैठे हुए हैं, तो 1 ये हो गए, 2 और 3, X ये हो गया, तो 3 व्यक्ति बैठा हुआ है और यही इस सवाल का आंसर है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 42 कहता है एशिया के निम्न देशों में से कौन सा देश जो है तेल यानी पेट्रोलियम का सबसे बड़ा उत्पादक देश है। एशिया में सबसे ज़्यादा तेल उत्पादन करने वाला कौन सा देश है, तो इसका आंसर है सऊदी अरब। ठीक है। सऊदी अरब सबसे ज़्यादा तेल उत्पादित करता है एशिया में। ठीक।
पेट्रोलियम के निर्यातक देश का संगठन है, एक संगठन है। कौन कौन सा देश अगर तेल को जो है जो है निर्यात करता है, उसका एक संगठन बना दिया गया है। उस संगठन का नाम क्या है? ओपेक है, ओपेक। ठीक है। इसमें जो है पेट्रोलियम की बात करें तो पेट्रोलियम अवसादी चट्टान से प्राप्त होता है। जो है सबसे बड़ा संरक्षित भंडारण जो है वेनेजुएला में है। पेट्रोलियम का सबसे ज़्यादा संरक्षित भंडारण कहाँ है? वेनेजुएला में है। वहीं बात करें संयुक्त राष्ट्र सांख्यिकी रिपोर्ट 2022 के की, तो इसके अनुसार जो है प्राकृतिक गैस का सबसे बड़ा उत्पादक देश जो है वो अमेरिका है। किस चीज़ का? तो नेचुरल गैस का सबसे बड़ा उत्पादक देश अमेरिका है। वहीं दूसरा स्थान जो है आपका रूस का आता है। और पेट्रोलियम का सबसे पहले जो है 1859 ईस्वी में यूएसए में निकाला गया था। यूएसए में सबसे पहले निकाला गया था क्या? पेट्रोलियम। कब? 1859 में। वहीं बात करें एशिया में, तो एशिया में सबसे पहले जो है रिफाइनरी जो है डिगबोई रिफाइनरी था, जो सबसे पुराना है अभी भी, जो कि 1901 में डिगबोई की बात करें, ये 1901 में स्टार्ट हुआ था। कौन सा? तो ये एक रिफाइनरी है। क्वेश्चन नंबर 43 की बात करें तो कहता है कि निम्न खनिजों में से किस खनिज के उत्पादक में भारत जो है विश्व में अग्रणी स्थान पर है? तो कौन सा खनिज सबसे ज़्यादा इंडिया जो है दुनिया में सबसे ज़्यादा निकालता है? कौन सा खनिज अवेलेबल है इंडिया में? तो इसका आंसर है ए, चादरी अभ्रक जो है ना सबसे ज़्यादा इंडिया में होता है। ठीक है। वहीं बात करें तांबा की, तो तांबा में सबसे ज़्यादा जो है चिली में होता है। और जिप्सम और लो एस की बात करें, इसमें चीन है। इसके साथ आप जिप्सम भी डाल सकते हैं। इसमें जो है चीन पाया जाता है सबसे ज़्यादा, और इसमें भी चीन हो जाएगा। तो ये जिप्सम और लोएस में चीन, तांबा में चिली, और चादरी अभ्रक में जो है इंडिया होगा। ठीक है। अभ्रक कहाँ कहाँ निकाला जाता है? तो अभ्रक जो है नेल्लोर, पलामू, खेड़ा, कटनी, जबलपुर, बालाघाट इत्यादि क्षेत्रों में पाया जाता है। वहीं भारत में सब जो है सर्वाधिक जिप्सम की बात करें इंडिया में, तो सबसे ज़्यादा जो है जिप्सम कहाँ निकाला जाता है? तो राजस्थान में। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 44 कहता है 2011 के जनगणना के अनुसार निम्नलिखित में से किस धार्मिक समूह में सर्वाधिक साक्षरता दर प्रदर्शित प्रतिशत दर्ज की गई है? तो सबसे ज़्यादा शिक्षित वर्ग कौन सा था 2011 में? तो इसका आंसर है जैन समुदाय सबसे ज़्यादा शिक्षित था। ठीक है। इसकी बात करें अगर जनगणना के अनुसार शिक्षा के दर का, तो देश का साक्षरता दर उस समय कितना था? 74.04%। ये टोटल जनगणना था। वहीं पुरुष की बात करें, सिर्फ मेल की, तो वो था 82.14%। फीमेल की बात करें, ये 65.46% था। अब आ जाते हैं हम धार्मिक मामलों में। तो आप यही एक बात थोड़ा तुलना करने की बात है। ये 2011 की बात है। 2011 में 74.04% था। वहीं जब हमारा देश आज़ाद हुआ था, नया नया संविधान बनाया गया था, उसमें अगर बात करें 1951 में, उसमें भारत की साक्षरता दर जो थी वो मात्र जो है 18.33% थी। ठीक है। 18.33% मात्र था, जो कि हमारा बढ़ करके 2011 में 74.04% हो गया। तो आप देख सकते हैं कितना हम लोग प्रोग्रेस किए थे 1951 से लेकर 2014 तक, सॉरी 2011 तक। ठीक है। अगर हम धार्मिक के अनुसार बात करें तो ईसाई ईसाई जो है ये 74 सॉरी हाँ 74
3-4%। हिंदू की साक्षरता दर जो है, हिंदू की साक्षरता दर जो है 63.6% था हिंदू का। और वहीं बात करें मुस्लिम का तो ये 86.74% था। सॉरी, ये जैन का है, जैन का। मुस्लिम का 57% है, मुस्लिम का 57.28%। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 45 को अगर देखें, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प जो है सही ढंग से सुमेलित नहीं किया गया। ठीक है, सही ढंग से सम्मिलित नहीं किया गया है। तो इसका आंसर अगर आप देखें तो इसका आंसर है जबलपुर झेलम। जबलपुर जो है झेलम नदी के किनारे नहीं बसती है। ठीक है, जबलपुर जो है नर्मदा नदी के किनारे बसी है। ठीक है, जबलपुर नर्मदा नदी के किनारे बैठी है, बसी हुई है। वहीं झेलम जो है, झेलम जो है कश्मीर की सबसे महत्वपूर्ण नदी है, ये कश्मीर की है। ठीक है, वैदिक काल में जो झेलम को कौन सा किस नाम से जाना जाता है, वितस्ता के नाम से जाना जाता था। झेलम को वितस्ता के नाम से जाना जाता था। वहीं जो है ये इसके जो है झेलम के नदी के किनारे आप बात करें तो श्रीनगर, ठीक है, श्रीनगर पाया जाएगा शहर। ठीक है, शिप्रा नदी मध्य प्रदेश में बहने वाली एक प्रमुख नदी है। वहीं उज्जैन जो है, उज्जैन का कुंभ मेला जो है शिप्रा नदी के तट पर लगता है। गोमती नदी जो है लखनऊ, गोमती नदी के ऊपर जो है बसा हुआ शहर जो है लखनऊ है। वहीं सूरत जो है ताप्ती नदी के किनारे बसी हुई शहर है। ताप्ती नदी जो है भ्रंश घाटी में बहने वाली नदी है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 46, क्वेश्चन नंबर 46 कहता है भारतीय संविधान की दूसरी अनुसूची में किससे संबंधित है। दूसरी अनुसूची में किससे संबंधित है, तो अगर आप ठीक से आपको अनुसूची पता होगा तो उसमें जो है इसमें कहा गया है दूसरी अनुसूची में जो संवैधानिक पद है उसका जो है वेतन, सैलरी की बात करी गई है। ठीक है, संवैधानिक पद में अगर देखें तो राष्ट्रपति, राज्यपाल, मुख्य न्यायाधीश, उच्च न्यायालय, उच्चतम न्यायालय के जज जो हैं ये संवैधानिक पद में आएंगे और यही इस सवाल का आंसर है। ठीक है, अब अनुसूची की बात करें तो संविधान बनने के समय हमारे संविधान में जो है केवल 8 अनुसूची थी, जो कि बाद में बढ़ के ये 12 हो गई है अभी के समय में। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 47, क्वेश्चन नंबर 47 कहता है भारतीय संविधान का अनुच्छेद 20 जो है किससे संबंधित है। अनुच्छेद 20 किस चीज़ से संबंधित रखता है, तो इसका आंसर है दोष सिद्ध के संदर्भ में संरक्षण। दोष सिद्धि के संदर्भ में संरक्षण जो है इसका आंसर है। 20 के अंतर्गत जो है 3 प्रकार का अपराध के विरुद्ध संरक्षण दिया गया है। किसी भी अपराध के विरुद्ध संरक्षण दिया है। तो हमारे देश में ऐसा चीज़ है कि जो अपराधी हैं उनको भी संरक्षण दिया गया है। कैसा, ताकि जो है उन जब तक कोई भी चीज़, कोई भी अपराधी को दोषी साबित नहीं किया जाता है तब तक हमारे देश में कहा जाता है कि वो निर्दोष है। ठीक है, तो इसमें 3 तरह का संरक्षण दिया गया है। पहला कि किसी भी व्यक्ति को एक अपराध के लिए सिर्फ एक ही बार उसको सज़ा मिल सकती है। मान लीजिए हम चोरी किए, उसके बदले हमको 3 बार, एक ही चोर हैं उसके बदले हमको 3-4 बार सज़ा दिया जा रहा है, तो ऐसा नहीं है। अगर हम एक चोरी किए हैं तो उसका एक ही बार सज़ा मिलेगा, ना कि उससे ज़्यादा बार सज़ा मिलेगा। दूसरा संरक्षण ये दिया गया है कि अपराध हम जिस समय किए गए, मान लीजिए आज हम अपराध किए हैं, उसके अनुसार अगर हम चोरी, मान लीजिए किसी का मर्डर किए हैं तो मर्डर का जो हमारा दोष होगा जिसके अनुसार हमको सज़ा दी जाएगी, तो अभी के समय में जो कानून लागू है उसी के अनुसार हमको सज़ा दिया जाएगा, ना कि हमको पहले वाला जो कानून बना हुआ है उसके अनुसार से हमको सज़ा दिया जाएगा, ना ही उसके बाद कोई भी कानून बन गया उसके अनुसार हमको सज़ा दिया जाएगा। जो अभी के समय में हमारा, अब जिस समय अपराध कर रहा है उस समय जो कानून अवेलेबल होगा उसके अनुसार हमको सज़ा दी जाएगी, ना कि पहले और ना कि बाद में। ठीक है, तो इसके साथ तीसरा जो है संरक्षण दिया गया है, तो किसी भी व्यक्ति को जो है, कोई भी अपराधी है उसको जो है स्वयं के विरोध, मान लीजिए हम चोरी किए हैं या नहीं किए हैं, ये हम ही से कहा जाए कि आप सिद्ध कीजिए कि आप जो है चोर हैं।
ऐसा नहीं किया जाएगा कि हमारे स्वयं के विरुद्ध जो है हमको जो है गवाही दिया देने के लिए हमको बाध्य किया जाएगा, ऐसा नहीं होगा। ठीक है? तो ये 3 प्रकार का संरक्षण दिया गया है हमको। वहीं कुछ अब अगर हम बात करें 19 से 20 अनुच्छेद 1920 के बीच जो है स्वतंत्रता का अधिकार दिया गया है। ये हम लोग मौलिक अधिकार की बात कर रहे हैं। मौलिक अधिकार जो है अनुच्छेद 12 से 35 तक दिया गया है, ठीक है? ठीक है? तो इसमें अगर आप ध्यान से देखेंगे, इसमें से हमें जो है अगर आप बात करें अनुच्छेद 21 की बात करें, तो दैहिक स्वतंत्रता की बात की गई है और निजता का अधिकार भी 21 में ही आता है, क्योंकि 21 ए जो है ना, ये राइट टू लाइफ के बारे में बात करता है। राइट टू लाइफ के बारे में बात करता है। ज़िंदगी में जितना प्रकार का हमको आज़ादी मिल सकती है, उसमें सारी चीज़ ज़्यादातर चीज़ें जो है निहित होती हैं आर्टिकल 21 ए में, ठीक है? वहीं आप अगर देखेंगे अनुच्छेद 22 की, तो कुछ दशाओं में गिरफ्तारी और विरोध में संरक्षण का भी प्रावधान किया गया। अब हम क्वेश्चन नंबर 48 को देखेंगे, जिसमें कहा गया है किसी संशोधन में ने किस संशोधन ने किस संविधान संशोधन ने संसद और राज्य विधानमंडल का माल एवं सेवा कर क्या है, वही जीएसटी, गुड्स एंड सर्विस टैक्स, ठीक है? जीएसटी की बात कर रहे हैं, को नियंत्रित करने वाले कानून बनाने के लिए एक साथ शक्ति प्रदान की गई। कौन सा वो विधेयक था, कौन सा बिल था जो लाया गया था जीएसटी के लिए? जीएसटी के लिए लाया गया था 122वां संविधान संशोधन, ठीक है? जो कि बाद में इसका बिल बन गया, एक्ट बन गया। तो वो एक्ट बना था 101 संविधान संशोधन एक्ट, ठीक है? कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट 101, ये बन गया था जीएसटी। ये आप 122 और 101 इसलिए अलग-अलग आपको दिख रहा है कि कोई भी बिल अगर लाता है, वो पास हो जाए, इसकी तो गारंटी है नहीं। मान लिया जाए हम बिल लाए, वो पास अगर नहीं हुआ तो वो बिल तो हमारा पास नहीं हुआ, तो वो हमारा एक्ट नहीं बन पाया। जो हमारा एक्ट नहीं बन पाता लेकिन वो बिल तो रहता है। तो ये है 122वां संशोधन बिल विधेयक, यस 122वां संशोधन बिल, अमेंडमेंट बिल। तो वो 2014 में आया, जो कि उसे पास किया गया और ये हमारा बना जो पास हुआ। और ये लागू कब हुआ? तो 1 जुलाई 2017 को ये लागू हो गया। 2014 में लाया आया था बिल और ये 2017 में पास हो गया, लागू हो गया। तो सबसे पहली बार जो है जीएसटी किस देश ने लागू किया? तो 1954 में जो है जीएसटी सर्वप्रथम जो है फ्रांस ने लागू किया था। किसने लागू किया था? फ्रांस ने लागू किया था, ठीक है? और सबसे पहला राज्य हमारे देश में कौन सा लागू करने वाला था? तो वो आसाम ने सबसे पहले लागू किया था और सबसे लास्ट में जम्मू एंड कश्मीर ने लागू किया था। क्वेश्चन नंबर 49 को देखें, तो उन मौलिक अधिकारों का चयन करें जो भारतीय नागरिकों को तो प्राप्त है, परंतु गैर नागरिकों को प्राप्त नहीं। इसमें अगर ठीक से अगर पढ़ें तो भाषण एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, कानून के समक्ष समता, अल्पसंख्यकों का आधार और जीवन एवं स्वतंत्रता का संरक्षण। आप जीवन एवं स्वतंत्रता का संरक्षण और कानून के समक्ष समता का अधिकार जो है, ये भारतीय नागरिक को भी दिया गया है और गैर नागरिकों को भी दिया गया है। वहीं बात करें भाषण एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता और अल्पसंख्यकों के अधिकार का बात किया जाए, तो ये ना तो ये जो है गैर नागरिकों को नहीं दिया गया, यानी विदेश से कोई आएगा तो उसको ये अधिकार नहीं मिलेगा कि वो कहीं भी जाके भाषण दे रहा है, कुछ भी बोल रहा है। उस पे जो है कुछ ना कुछ रिस्ट्रिक्शन रहेगा। तो ऑप्शन 1 और ऑप्शन 3 जो है इस सवाल का आंसर हो जाएगा और इसका आंसर है ए, ठीक है? वहीं क्वेश्चन नंबर 50 की बात करें तो कहता है पंचायती राज संस्थान
संस्थाओं को 29 कार्यों की सूची किस अनुच्छेद के तहत दी गई है? ये कौन से अनुच्छेद के तहत दी गई? आपको जैसे पता होगा कि जो है हमारा 11वें अनुसूची के तहत ये जो है पंचायती राज आता है, जिसमें कि 243 की बात करें, 243 जी जो है, अनुच्छेद 243 जी के तहत जो 29 कार्यों की सूची दी गई है, जो कि पंचायत राज संस्थाओं के अंतर्गत आता है। ठीक है, ये 11वीं अनुसूची के साथ को 73वें संविधान संशोधन के तहत इसको लाया गया है और 1992 में इसको जोड़ा गया था। ठीक है, तो यही इस सवाल का आंसर है। ठीक है, इस तरह से आज का जो है ये सेशन समाप्त हुआ। धन्यवाद।